हेलो एवरीवन। इस नए ड्रामे के स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम लिन है और वो बड़े मज़े से एक स्केटिंग बोर्ड पर जा रही होती है और उसको उसके फ्रेंड ने रास्ते के लिए थोड़े से सिंबल्स दिए हुए होते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हुए जब वो एक पॉइंट पर पहुंचती है तो वहाँ पर ही हमारा मेन लीड खड़ा होता है जिसका नाम फैंग था। फैंग लिन का बचपन का दोस्त था और एक्चुअली उसका उस पर बहुत अरसे से क्रश था और आज वो दिन था जब वो उसे प्रपोज करने लगता है। लेकिन आज किस्मत उसके साथ नहीं थी। इतने में हवा से उड़ती हुई एक काइट उस पर गिरने वाली होती है और लिन को बचाते बचाते वो इम्बैलेंस होते हैं और उनकी एक एक्सीडेंटल किस हो जाती है। लिन को ये सब हो जाने से काफी गुस्सा आ गया था और अब प्रपोज करने की तो नौबत ही नहीं आई थी। लिन गुस्सा करती है और कहती है तुमने ये जानबूझकर किया, मुझे खुद पर गिराया। और इस किस का बदला वो इस तरह से चुकाती है कि अपना स्केटबोर्ड उसके मुंह पर दे मारती है। और बस यही सही, बचपन की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बचपन में इनकी मुलाकात इस तरह से हुई थी कि फैंग एक सीधा सादा सा लड़का था जो कि वैसे तो बहुत जीनियस था लेकिन लोग उसे बुली किया करते थे। ऐसे में लिन वहां पहुंचती है और उसे बुली बॉयज से बचाती है और ये थी उनकी पहली मुलाकात, जिसके बाद से उनकी दोस्ती ऐसी पक्की हुई कि उनका साथ स्कूल से कॉलेज तक पहुंच गया। हाई स्कूल में भी वो दोनों साथ साथ रहते थे लेकिन फैंग की लिन के लिए और ही फीलिंग्स थी। वो उसे लाइक करता था लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि उसे बता पाए। उसे लगता था कि जिस दिन वो ये बताएगा उस दिन वो उसे उसकी फ्रेंड लिस्ट से भी बाहर निकाल देगी। फैंग एक्चुअली बहुत हैंडसम था और अपने स्कूल का सबसे जीनियस बॉय था। इतना अच्छा स्टूडेंट और साथ में पर्सनैलिटी होने की वजह से बहुत सी गर्ल्स उस पर अपना क्रश रखती थीं। लेकिन फैंग को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो किसी को लाइक करता था तो वो सिर्फ और सिर्फ लिन थी। एक दिन वो लिन के पास छाते में जाता है तो वहाँ पर वो एक लेटर निकालती है और वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है। एक्चुअली उसमें रोमांटिक बातें लिखी हुई थी, वो एक लव लेटर था। फैंग को लगता है कि जैसे वो हवाओं में है। वहाँ पर माहौल भी एकदम रोमांटिक बना हुआ था और बारिश में जिससे वो प्यार करता था वही उसे शेरो शायरी सुना रही थी, रोमांटिक टाइप। लेकिन इनफैक्ट ये लेटर लिन ने नहीं बल्कि एक और लड़की ने फैंग के लिए लिखा था जो लिन सिर्फ उसे पढ़ के सुना रही थी। और उसके बाद हमें प्रेजेंट में ले आते हैं। लिन अपने शहर से एक दूसरे शहर जा रही होती है क्योंकि देश की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया था। उसके मम्मी डैडी रेलवे स्टेशन पर उसे सी ऑफ करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि वहां जाना, अच्छे से पढ़ना और दिल लगा के रखना। उसी यूनिवर्सिटी में फैंग का भी एडमिशन हो गया था लेकिन लिन को अंदाजा नहीं था कि जिस ट्रेन में वो जा रही है वो ना सिर्फ उसी ट्रेन में होगा बल्कि उसी स्लीपिंग सेल में भी होगा जहाँ पर वो जा रही थी। लिन जब फैंग को वहाँ देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और उससे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि उन्होंने मैचिंग कपड़े पहने हुए थे। वो फौरन से अपनी मम्मी को कॉल करती है। उसे लगा था कि ये सारी साजिश उसकी मम्मी ने रचाई है लेकिन उसकी मम्मी उसे बताती है कि मैंने नहीं, फैंग की मम्मी ने ही तुम दोनों के टिकट्स बुक कराए थे, इसीलिए साथ में हो गए। और साथ ही साथ उसे ये भी कहती हैं कि अगर तुम फैंग के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा क्योंकि अब तुम स्कूल से निकल यूनिवर्सिटी में पहुंच गई हो। लिन को बहुत गुस्सा आता है। वो सीट बदलना चाहती थी लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं था। फैंग भी समझ जाता है कि लिन को उसे देखकर गुस्सा आ गया है। और फिर हमें दोबारा से फ्लैशबैक में ले जाते हैं। उस दिन फैंग का दिल बहुत टूट गया था जब उसे पता चला था कि लिन किसी और लड़की का लेटर उसके लिए पढ़ रही है। जब उस गर्ल को पता चलता है कि फैंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो वो लिन से रोना धोना जारी रखती है कि प्लीज मुझे एक अच्छा सा लव लेटर लिखने में हेल्प करो। अब लिन दूसरों के लिए फैंग की खातिर लव लेटर लिखने की ड्यूटी किया करती थी। और एक दिन फैंग स्कूल के रेडियो रूम में खड़ा हुआ होता है कि वहीं पर ही लिन भी आ जाती है और उसे एक लेटर सुनाने लगती है। वहाँ पर गलती से रेडियो ऑन हो गया था और पूरा का पूरा स्कूल उनकी बातें सुन लेता है जो लिन रोमांटिक बातें फैंग को कह रही थी। और किस्मत इतनी खराब थी कि ना सिर्फ सारी क्लास में ये सब सुन रहे थे बल्कि कुछ लोग चेकिंग के लिए आए हुए थे और वो भी ये सारा कुछ सुन लेते हैं। अब प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उनके स्कूल के रेपुटेशन की बैंड बज गई थी। फैंग ने बहुत कोशिश की थी कि इस सब की पनिशमेंट उसको दी जाए, लिन को नहीं, लेकिन प्रिंसिपल ये बात नहीं मानता और लिन को इसकी सजा में रस्टिकेट कर दिया जाता है। अब जब वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो वहीं पर एक लड़का डुआन उनको पिक करने के लिए आया हुआ था जो कि एक्चुअली फैंग का फ्रेंड था। अब उनका कैंपस स्टेशन से काफी दूर था तो लिन थोड़े पैसे बचाना चाहती थी तो सोचती है कि क्यों ना मैं उनके साथ एक टैक्सी शेयर कर लेती। अब वो दोनों बड़े मजे से टैक्सी शेयर करके वहाँ से जा रहे होते हैं और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि लिन का एक ऑनलाइन फ्रेंड है जिसका नाम यू था और वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो डुआन से बार बार उसके बारे में पूछती है कि क्या तुम उसे जानते हो, लेकिन डुआन का कहना था यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग हैं, मैं हर किसी को नहीं जानता।
इतने में टैक्सी ड्राइवर उनको बताता है कि ज्यादा बारिश की वजह से आगे रास्ता बंद हो चुका है, इसलिए आपकी डेस्टिनेशन पर मैं नहीं पहुंचा सकता। अब उन तीनों को बीच रास्ते में उतरना पड़ता है। वो लोग एक होटल में जाते हैं। वहां पर भी उनको सिर्फ एक ही रूम मिला था, बाकी सारी बुकिंग्स फुल हो गई थी। यहाँ पर वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड यू को मैसेज करती है तो उन्हीं दोनों में से किसी एक का फोन बजता है। अब मजबूरी थी, वो लोग एक कमरे को शेयर करने के लिए राजी हो जाते हैं। लिन तो काफी कॉन्फिडेंट थी, इनफैक्ट लड़के थे दोनों बहुत शर्मा रहे थे। इतने में लिन कहती है आज रात कोई भी नहीं सोने वाला। ये सुनकर फैंग की तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं और इतने में हमें पास्ट में ले जाते हैं। फैंग को एक्चुअली लिन के लिए बहुत दुख हुआ था जब वो उसकी वजह से स्कूल से निकाली गई थी। वो दूसरे स्कूल में जाता है और उसकी एक आईडी पता करा लेता है और उसी आईडी के थ्रू वो उससे कांटेक्ट करता है और जीनियस यू बनकर उसे ट्रेनिंग देने लगता है कि वो कैसे यूनिवर्सिटी में अच्छे से एडमिशन ले सकती है। उसकी नोट्स वगैरह में हेल्प करता है और बहुत सी चीज़ों में उसे समझाता है और उसी की हेल्प से वो फाइनली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कामयाब हो गई थी। अब लिन को भी शक हो गया था कि जैसे किसी का फोन बजा था जब मैंने यू को मैसेज किया था, तो हो सकता है वो इन दोनों में से कोई एक ना हो। अब वो उनके साथ रात जगा कर एक गेम खेलना चाहती थी और उस गेम में वो ऐसी ऐसी बातें पूछती हैं कि जिससे उसे कंफर्म हो कि इनमें से कौन यू है। लेकिन फैंग इस कंडीशन में नहीं था कि अपना ये राज इतनी जल्दी उस पर खोलता, इसलिए वो एक बहाने से उसे बाहर भेजता है और उन दोनों बॉयज का फोन वो साइलेंट पर लगा देता है, जिसकी वजह से लिन को कुछ पता नहीं चला था कि ये उन दोनों में से कौन सा लड़का है। अब वो लोग रेस्ट करने लगते हैं और लिन को उन्होंने बेड पर सुलाया था। बाकी दोनों कहीं और एडजस्ट होंगे, लेकिन सारी रात लिन को ऐसा ही लगता था कि जैसे वो लड़के उसके आजू बाजू पड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट डे वो दोनों उठते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। अब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में वो दोनों इकट्ठे खड़े होकर एक फोटो भी बनवाते हैं, जिसमें लिन का ऑफ कोर्स मूड काफी खराब था। उसके बाद जब लिन अंदर जा रही होती है तो फैंग सोचता है काश फिर से वो दिन आए कि ये दोबारा से मुझे अपना फ्रेंड बना ले। उसके बाद लिन अपने हॉस्टल में चली जाती है। वहाँ पर उसकी 3 रूममेट्स थी, जिनमें से एक टॉपर गर्ल भी थी और जो चौथी थी वो तो अभी तक हॉस्टल में आई ही नहीं थी। उसके बारे में उन्होंने सुना था कि वो सीनियर बहुत सुंदर है और इसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा अमीर भी है, इसकी वजह से वो हॉस्टल में रहती ही नहीं है। उधर फैंग भी अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था। वहाँ पर कुछ बॉयज को कंप्यूटर से लेकर थोड़ी दिक्कत हो रही थी। एक्चुअली उनका इंटरनेट एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया था। इतने में फैंग आता है, वो लोग उससे हेल्प मांगते हैं क्योंकि उसका एडमिशन कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में हुआ था और वो वैसे भी कंप्यूटर इंटरनेट को लेकर काफी जीनियस था। वो थोड़ी ही देर में उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और सारे सीनियर्स को ये बात पता चल गई थी कि कौन है जिसने एक ही झटके में ये सब कुछ अनब्लॉक कर लिया है। और जब वो आकर देखते हैं कि ये फैंग है तो वो उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक फ्रेशमैन ये करने में कामयाब होगा। अब पहले ही दिन वो कैंपस का हीरो भी बन चुका था। उधर लिन को पता चलता है कि जल्दी उसका एक रिप्लेसमेंट टेस्ट भी होने वाला है। जो वो क्लियर करेगा वही यूनिवर्सिटी में ठहर पाएगा और जो बाइलक आए हैं उनको फिल्टर आउट कर दिया जाएगा। अब लिन पढ़ाई में थोड़ी सी वीक थी तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किससे हेल्प ले। पहले तो यू ने उसकी बहुत हेल्प की थी जब उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला था। इतने में लाइब्रेरी में फैंग भी उसके सामने बैठा हुआ होता है और उसको हेल्प की ऑफर करता है। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, अगर यूनिवर्सिटी में रहना था तो फैंग की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। और फिर उसके बाद एंट्री होती है हमारी सेकंड लीड की और ये काफी सुंदर दिखती थी। इसका नाम टिंग था और ये लिन की चौथी रूममेट थी और उसका आमना सामना डुआन से होता है ऐसी कंडीशन में कि उसकी हाई हील एक पॉइंट पर स्ट्रक हो गई थी। यहाँ पर डुआन उसकी हील्स निकालने में हेल्प करता है और टिंग को वो पहली ही नज़र में बहुत अच्छा लग गया था। लेकिन टिंग ने ये सोचा भी नहीं था कि ये उसका सीनियर है और आज उसका एग्जाम लेने के लिए आया हुआ होगा। उनका रिप्लेसमेंट टेस्ट लेने के लिए डुआन की ड्यूटी लगी हुई थी और टिंग यहाँ पर एक बहाने से उसे अपना नाम भी बता देती है जब उसने टेस्ट पर अपना नाम लिखा ही नहीं था। उधर लिन को पहले तो काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फैंग की हेल्प की वजह से वो ये टेस्ट अच्छा देने में कामयाब हो जाती है। और यहाँ पर एक बात उसके माइंड में क्लिक कर जाती है और वो यही थी कि उसका ऑनलाइन फ्रेंड यू जब उसे पढ़ाया करता था तो उसने उसे एक दफा बताया था कि अगर तुम्हें कुछ कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो तो टेबल पर नॉक करो एक स्पेशल रिदम में। और फैंग भी जब उस दिन उसे लाइब्रेरी में पढ़ा रहा था तो वो बिल्कुल उसी स्टाइल में नॉक करता था। अब लिन दौड़ती हुई जाती है फैंग के पास, वो यही बात उससे करने जाती है तो वो पहले से ही चक्कर ना बैठा हुआ था। वो बताता है कि रिलैक्सिंग का ये स्टाइल बहुत कॉमन है और बहुत से लोग ये तरीका यूज करते हैं। तुम्हें ये किसने बताया और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
लेकिन लिन उससे यू के बारे में कोई भी बात शेयर नहीं करना चाहती थी। इतने में वहीं खड़े खड़े उसको एक कॉल आती है और कोई उसे एक बार में मिलने के लिए बुला रहा था। अब ये सुनकर तो फैंग के कान खड़े हो जाते हैं। वो उससे पूछता है तुम किसके साथ ड्रिंक करने जा रही हो, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। फैंग ने उस बार का नाम सुन लिया था और टाइम भी कि उसने कब मिलने जाना है, तो वो यही तैयारी करने लगता है कि वो जिसके साथ भी ड्रिंक करेगी वो जाकर उसे संभालेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। उसने हैंगओवर की मेडिसिन भी साथ रखी हुई थी। और जब लिन उस बार में पहुंचती है तो वो भी उसका पीछा करता हुआ वहां आ रहा था। वहां पर वो एक हैंडसम बॉय से मिलती है जो एक्चुअली उस बार का ऑनर था। उसका नाम शियाओ था और उसे लिन के बनाए हुए ग्लास का डिजाइन बहुत पसंद आया था और इसी वजह से उसने बात करने के लिए उसे वहां बुलाया था। अब वो दोनों तो काम से रिलेटेड मीटिंग कर रहे होते हैं और इसी बीच वो बहुत सारी बातें भी करते हैं। शियाओ बहुत नॉलेजेबल इंसान था और उसकी कंपनी लिन को बहुत पसंद आती है। फैंग यहाँ पर देखता है कि लिन कुछ पी भी रही है, लेकिन वो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक थी। फैंग को अंदाजा नहीं था, वो उसके मुकाबले में खुद ही अल्कोहल मंगवाकर पीने लगता है। जबकि उधर हमें रू टिंग को दिखाते हैं। टिंग आज डुआन से मिलने के लिए जाती है। वो एक नर्सरी पर पार्ट टाइम जॉब करता था। वो एक्चुअली एग्जाम वाले दिन जानबूझकर अपना एक हेयर बैंड वहीं पर भूल आई थी, जो अब वो उससे लेने के लिए पहुंची हुई होती है। और टिंग उस टाइम पर बहुत खुश होती है जब उसी नर्सरी का ऑनर टिंग को डुआन की गर्लफ्रेंड समझ रहा था। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कराती हूँ और उसे अपने हेयर टाई करने को भी कहती है। वो बहुत अच्छे से उसके हेयर टाई कर रहा था, तो इसी बहाने उससे पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जो तुम्हें काफ़ी एक्सपीरियंस लगता है। लेकिन डुआन कहता है ऐसी कोई बात नहीं। इतने में उसकी हेयर टाई खुल जाती है तो टिंग कहती है कोई बात नहीं, मैं ये सब तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगी। अब जब लिन की मीटिंग ओवर होती है वो जाने लगती है तो वहाँ पर फैंग उसे टुन पड़ा हुआ नजर आता है, तो वो उसे उठाती है और उसे सहारा देकर वहाँ से ले जाने लगती है क्योंकि उस बेचारे की कोई हालत नहीं थी। फैंग को सारा रास्ता लिन की फिक्र हो रही थी। उससे कहता है कि तुम ड्रंक होगी, मेरे पास हैंगओवर की मेडिसिन भी है, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो मैं अपना कोट उतार कर तुम्हें दे देता हूँ। और उसी समय हमें रू टिंग को दिखाते हैं। उसने डुआन को एक बहाने से अपना फोन नंबर भी दे दिया था। वो काफी तेज थी और लगता है कि उस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए काफी बोल्ड भी नजर आ रही है। उधर लिन किसी तरह से संभाल कर फैंग को अपने स्केट बोर्ड पर बिठाती है। अब वो कैंपस में तो आ गए थे तो उसे उसके हॉस्टल तक छोड़ना था, लेकिन यहाँ पर एक और अनहोनी हो जाती है। वहाँ पर लड़कियों के कपड़ों का एक चोर भाग रहा था। उसके पीछे और भी लोग थे, लेकिन ये चोर इन दोनों के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों भी गिर गए थे। अब लिन को बड़ा गुस्सा आता है। वो उस चोर को पकड़ने लगती है कि चोर उस पर हमला कर देता है, लेकिन बीच में फैंग आ जाता है और उसके हिस्से की मार खुद खाता है। वेल इन दी एंड अब वो चोर तो पकड़ा गया था और हर किसी को यही लगता था कि वो लिन और फैंग की वजह से पकड़ा गया है। लिन को फैंग की फिक्र हो रही थी, लेकिन वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई घाव नहीं लगा। फैंग के फ्रेंड्स आते हैं तो उनको भी ऐसे ही लग रहा था कि जैसे लिन इसकी गर्लफ्रेंड है। वेल जब वो वापस आ जाता है तो दिखाते कि उसको घाव काफी गहरा लगा था। जबकि लिन की फ्रेंड्स वो ये सारा कुछ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के फोरम पर देख रही होती हैं। हर तरफ यही पोस्ट लगी हुई थी कि किस तरह से कपड़ों के चोर को लिन और फैंग ने संभाला है, और उनके गिरने की कुछ फोटोज इस टाइप की थी कि लग रहा था कि वो दोनों एक कपल है। चोर से ज्यादा हर तरफ यही गॉसिप्स थी कि यूनिवर्सिटी का सबसे टैलेंटेड कैंपस का हीरो उसकी लव लाइफ स्टार्ट हो चुकी है और उसका कपल किस लड़की के साथ बना है ये देखने के लिए हर कोई क्यूरियस था। लिन को याद आता है कि फैंग कैसे उसकी फिक्र कर रहा था, तो उसको ये सब बहुत क्यूट लगने लगता है। लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं ऐसा फैंग के बारे में कैसे सोच सकती हूँ, और खुद को चुप कराती है। अब नेक्स्ट डे जब वो अपनी क्लास लेने के लिए जा रही होती है तो वहीं पर ही फैंग भी आता है। वो उसे उसकी कल रात वाली कुछ चीजें वापस करती है। वो दोनों इकट्ठे खड़े हुए होते हैं तो यहीं पर ही लिन को पहली दफा पता चलता है कि कल रात क्या कंट्रोवर्सी बनी थी। चोर से ज्यादा फोकस उनके रिलेशनशिप पर हो रहा था। जैसे ही वो लेक्चर लेने जाती है तो वहां पर भी हर कोई उसी को देख रहा था। थोड़ी देर बाद फैंग भी वहां पर आता है और आकर बिल्कुल लिन के बाजू वाली सीट पर बैठने की जिद करता है। लिन की फ्रेंड्स ने फटाफट जगह बना दी थी, लेकिन लिन को अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर भी उन दोनों की कोई इकट्ठे फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन रू टिंग उसे संभाल लेती है, जिस पर लिन और उसकी फ्रेंड्स उसे थैंक्स करती हैं। इतने में प्रोफेसर आ जाता है और लिन को लगा था कि थैंक्स गॉड सबकी नजरों से अब बच जाऊंगी और गॉसिप्स खत्म होंगी थोड़ी देर के लिए। लेकिन उनके प्रोफेसर भी आते वही बातें स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं कि कल रात मैंने ऑनलाइन फोरम पर देखा था, ये दोनों स्टूडेंट्स तो हीरो हैं, देखो इन्होंने चोर को पकड़ा। अब तो लिन की बैंड बज गई थी। वो सोचती है कि ये बात इतनी वायरल क्यों होती जा रही है,
और फोरम पर काफी रिडिकुलस टाइप के कमेंट्स भी आ रहे थे। वो सोचती कि काश ऐसा कोई तरीका होता कि ये सारे कमेंट्स ऑटो डिलीट हो जाए। उसे ये सब बहुत अनोइंग लग रहा था। इतने में फैंग उसके पास आता है और उसे एक प्रोग्राम दिखाता है। वो कहता है कि इसके थ्रू तुम इस तरह के सारे कमेंट्स को ऑटो डिलीट कर सकती हो। ये परफेक्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। अब काफी अरसे बाद लिन ने फैंग को थैंक्स बोला था क्योंकि वो रियल में उसकी बहुत हेल्प कर रहा था और अगर उस प्रोग्राम में कोई इशू हो तो उसकी हेल्प करने के बहाने फैंग उससे उसका वीचैट नंबर भी ले लेता है और ये लेकर उसे बहुत खुशी हुई थी। अब नेक्स्ट डे लिन की फ्रेंड्स बताती हैं कि उनके प्लेसमेंट टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। लिन फौरन से जाती है ऑनलाइन अपना रिजल्ट चेक करने लगती है, जबकि उधर फैंग को दिखाते हैं उसके फुल मार्क्स आए थे 400 में से 400, लेकिन फिर भी वो परेशान बैठा हुआ था। परेशानी उसको ये थी कि पता नहीं लिन का क्या रिजल्ट आया होगा, वो पास भी हुई कि नहीं। लेकिन इतने में लिन देखती है थैंक्स गॉड वो पास हो गई थी, लेकिन उसकी वो फ्रेंड जो सबसे चिल टाइप की थी उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे और इस बात पर वो पढ़ाकू फ्रेंड हैरान रह जाती है कि मेरे से भी एक नंबर इसका ज्यादा कैसे आ गया। अब लिन सोचती है कि फैंग ने मुझे एग्जाम की तैयारी कराई थी, उसका कुछ तो थैंक्स करना चाहिए। उसे याद आता है कि उसके फोन का कोई कवर नहीं था, तो वो एक कवर पर एक क्यूट सा पेंट करती है और फिर उसे मैसेज करके अपने हॉस्टल के बाहर बुलाती है। फैंग जल्दी जल्दी से उठता है, खुद को मिरर में थोड़ा सा सेट करता है और भागकर उसके हॉस्टल के बाहर पहुंच जाता है। लिन अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आती है। आज उसका एक स्पेशल ही प्लान था। पहले तो वो फैंग का थैंक्स करती है उसे वो कवर देकर, और उसके बाद फैंग को पता चलता है कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ किसी बार में जा रही है, तो वो भी अपने फ्रेंड्स को पकड़ता है, एक टैक्सी में बैठता है और उनका पीछा करने लगता है। अब वो लोग एक नाइट क्लब में गए थे। फैंग हैरान था कि लिन इस टाइप की लड़की नहीं, लेकिन एक्चुअली उसकी एक फ्रेंड काफी बोल्ड थी और वही ये कामों पर उन दोनों को साथ ले जाती है। एक्चुअली उसकी फ्रेंड जू ली का कहना था कि मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स इसलिए आए हैं क्योंकि मैं खुद को बहुत चिल रखती हूँ, यहाँ पर आकर डांस करती हूँ, मेरी स्ट्रेस गायब हो जाती है और हर चीज मुझे देर तक याद रहती है। इतने में वहाँ पर फैंग भी आ जाता है और आने का बहाना ये लगाता है कि मेरे फ्रेंड्स ने एक्चुअली जू ली के साथ थोड़ा टाइम बिताना था। यहाँ पर फैंग की पूरी कोशिश थी कि लिन किसी तरह से ड्रिंक ना करे, लेकिन लिन थी कि मानती ही नहीं। और यहीं पर ही बातों बातों में उसे पता चलता है कि ये मिल्क ड्रिंक नहीं पी सकती क्योंकि ये लैक्टोज इंटॉलरेंट है। ये सुनकर फैंग बहुत हैरान होता है, इतनी बड़ी बात लिन के बारे में मुझे पता नहीं, ऑल्दो से बचपन से जानता था। लेकिन वो बताती है कि ये मेरे साथ कॉलेज के दिनों में हुआ था। वेल अब इन दी एंड जिद करके लिन वहाँ पर ड्रिंक कर ही लेती है और उसके बाद वो डांस भी करने लगती है। यहाँ पर एक लड़का आकर लिन को छेड़ता है तो वो बड़े अच्छे से खुद को डिफेंड करती है, लेकिन फैंग यहाँ पर ये जरूर सोचता है कि लिन बहुत बदल गई है, ये वो लिन नहीं जिसे मैं जानता था, ये तो बहुत बहादुर भी हो गई है। वेल यहाँ पर लिन ड्रंक थी और किसी लड़के के साथ नहीं, लेकिन सिर्फ फैंग के साथ वो बहुत सारा डांस भी करती है। अब इन दी एंड वो चारों फ्रेंड्स तो अलग से एक टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन फैंग लिन को पिगी बैग कैरी करता है और अपने साथ ले जा रहा होता है। यहाँ पर लिन ड्रंक थी और बिल्कुल कॉलेज और स्कूल के ज़माने की तरह उसके मुंह में एक कैंडी डालती है। फैंग को पुरानी यादें आने लगती हैं। उसे लगा था कि वो वापस से बिल्कुल वैसे ही उसके क्लोज हो गया है जैसे पहले कभी हुआ करता था। अब एक जगह लिन जिद करके बैठ जा और उसे बताने लगती है कि फाइट करना मैंने तब सीखा जब एक गुंडा मेरा पीछा कर रहा था। तब तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन खुद को डिफेंड करना उसके बाद सीख गई हूँ। यहाँ पर वो दोनों बैठे कुछ देर बातें करते रहते हैं और ड्रंक हुई लिन फैंग को बहुत क्यूट लग रही थी। अब नेक्स्ट डे उसकी आंख खुलती है तो उसकी हालत काफी खराब थी और उसे कुछ याद नहीं था कि कल रात को क्या हुआ है। इतने में उसकी फ्रेंड जू ली भी आ जाती है। उन बाकी दोनों की कंडीशन भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन वो इतना ज़रूर कहती हैं कि देखो हम जब पहुंच गए तो हमारे से 1 घंटा बाद तुम आई हो और तुम्हें फैंग लेकर आया है। ये 1 घंटा तुम दोनों क्या करते रहे हो? 1 घंटे में तो कुछ भी हो सकता है, क्या तुम्हें कुछ याद है? इतने में उसे फैंग का मैसेज आता है और उसे वो वीडियो भेजता है और उस वीडियो में वो ओपनली उसे प्रपोज कर रही थी एक पेड़ पर चढ़कर और कहती थी कि फैंग मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। अब ये सुनकर तो लिन की हवाइयाँ उड़ गई थी। वो सोचती है कि और भी मैंने पता नहीं कल क्या क्या हरकतें की होंगी। वो जल्दी से जाती है और फैंग से कहती है कि मुझे अपना फ़ोन दो, और उसका फ़ोन लेकर वो वीडियो डिलीट कर देती है। फिर भी उसे तसल्ली नहीं होती तो कहती है कि मैं तुम्हारे कंप्यूटर से बैकअप चेक करूंगी। अब वो उसे हॉस्टल में अपने रूम में ले आता है और अपने पीसी पर उसे बिठा देता है, लेकिन एक उसका सीक्रेट फोल्डर था जो वो उसे खोलने की इजाज़त नहीं देता। बाकी एक जगह उसकी वीडियो पड़ी थी जो वो मज़े से डिलीट कर देती है। यहाँ पर उसकी पीसी की तलाशी लेते हुए उसे वहाँ का आईपी एड्रेस नज़र आ जाता है। ये उसके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ गया था और हॉस्टल से निकलने के बाद
वो जब देखती है कि जो जीनियस यू उसे एग्जाम की तैयारी कराया करता था उसका आईपी एड्रेस भी कुछ इससे मिलता जुलता था, वो दोबारा से कंफर्म करने के लिए भाग के अंदर जाती है। लेकिन ये चीज़ पहले ही फैंग ने रियलाइज़ कर ली थी और वो बड़े मज़े से बैठा होता है। और इतने में लिन के फ़ोन पर 2-3 दफ़ा जीनियस यू के मैसेज आते हैं, जो ऑफ कोर्स उसके सामने बैठा फैंग तो नहीं कर रहा था। अब उसकी तसल्ली हो गई थी, वो चली जाती है और फिर हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली ये टाइमली मैसेज पहले से ही फैंग ने सेट कर दिए थे। और अब वो डुआन की रिक्वेस्ट करता है, उसे अपने और लिन के बारे में बहुत सारी बातें बताकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ उससे मिलने जाओ, क्योंकि उसने जीनियस यू बनकर उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। अब डुआन यू बनकर लिन के पास पहुंचा हुआ होता है। लिन उसे देखकर हैरान थी और डुआन की हेल्प करने के लिए ऑनलाइन उससे फैंग भी कनेक्ट था। यहाँ पर डुआन सिर्फ इतना ही कहता है कि पहले मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो कुछ मिसअंडरस्टैंड ना करे। और ये बताओ तुम मुझे बार बार मिलने को क्यों कहती थी। अब लिन भी ऑफ कोर्स उसकी गर्लफ्रेंड का सुनकर थोड़ी हेजिटेंट हो जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें थैंक्स करना चाहती थी, और उसके नोट्स से वापस करती है जो उसने एक लाइब्रेरी में उसके लिए रखवाए थे। फैंग उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। जब लिन वहाँ से चली जाती है तो फैंग दौड़ता हुआ वहाँ पर आता है। डू उससे कहता है कि यू उसकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है और तुम ही यू हो, ये बात उसे क्यों नहीं बताते। लेकिन फैंग का ख्याल था कि पहले हमारी स्कूल वाली मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएं तो उसके बाद मैं उसे ये बताऊंगा। लेकिन डुआन का कहना था कि ये कोई मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं, ये तुम्हारी लाइफ है, इसमें ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें एक सीक्वेंस से की जाएं। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ये सब बता दो ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। अब उसकी बातें सुनकर फैंग ने भी फैसला किया ना कि वो जल्द ही लिन को सारी हकीकत बता देगा और हर चीज़ उससे क्लियर करेगा। लेकिन जैसे ही वो उसे बताने जाता है तो आगे से उसे स्केट बोर्ड गाने को मिलता है। स्केटिंग बोर्ड का इतना डर था कि इसी की वजह से उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो उसे बता पाए ये सारा एक सपना था। और फिर हमें दिखाते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी में एक डांसिंग पार्टी है और उसमें हर किसी को अपने साथ कोई ना कोई पार्टनर लेके जाना होगा। और इसी डांसिंग पार्टनर तलाश करने के चक्कर में लिन का मन ही नहीं था कि वो इस पार्टी में जाए। लेकिन जब वो देखती है कि उसकी दोनों फ्रेंड्स जा रही हैं तो मजबूरन अकेले रहने की बजाय वो सोचती है कि मैं भी चली जाऊं। फैंग के दोनों रूममेट्स उनको तो अपनी अपनी पार्टनर मिल चुकी थी और उन्होंने ऑनलाइन फ्रेंड बनाई थी जिससे उन्होंने वादा लिया था कि वो उनकी डांसिंग पार्टनर्स बनेंगी। अब फैंग बेचारा अकेला रह गया था। वो फौरन से लिन को मैसेज करता है, लेकिन लिन उसको साफ इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जाने वाली। जबकि उधर रूटिंग को दिखाते हैं, हमारी बोल्ड सी सेकंड लीड अब जाती है डुआन के पास और उससे कहती कि तुम मेरे साथ इस डांसिंग पार्टी में पार्टनर बनोगे। इतने में वही दिन आ जाता है और सारे लोग पार्टी में गए हुए होते हैं। फैंग के दोनों फ्रेंड्स अपनी अपनी पार्टनर का इंतजार कर रहे होते हैं, हाथ में रोज पकड़े। लेकिन काफी देर हो गई थी, उन्हें कोई पार्टनर मिल ही नहीं रहा था। इतने में डुआन वहां पर आता है और लिन की फ्रेंड वोंग सोचती है कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। लेकिन लिन उसे रोक देती है और कहती है इसकी पहले ये एक गर्लफ्रेंड है, इसने मुझे एक दफा बताया था। अब लिन डुआन के पीछे पीछे जाती है और वो वहां पर देखती है तो रूटिंग उसका हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है, जिससे लिन को यही लगता है कि रूटिंग ही इसकी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पर लिन को काफी इंसल्ट फील होती है। इतने में उसे बचाने के लिए फैंग पहुंच जाता है और वहां पर उसका पार्टनर बन जाता है। इतने में लिन के ऊपर वहाँ पार्टी में एक बुके गिरने वाला होता है कि एक लड़का हीरो की तरह से आता है और उसे बचा लेता है। और वो होता है हमारे ड्रामे का सेकंड लीड और उसका नाम वैन ताओ है। वैन ताओ फिर लिन से अपना इंट्रोडक्शन कराता है और उसे अपनी डांसिंग पार्टनर बनने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। इतने में वोंग वहाँ पर आती है और जब वैन को देखती है तो उसे लगता है कि ये लड़का तो मेरे स्टैंडर्ड्स पर बिल्कुल पूरा उतरता है और उसी के साथ ही वो डांस करने लग जाती है। अब लिन के लिए और तो कोई नहीं बचा था, उसके सामने सिर्फ फैंग खड़ा हुआ था। उसे लगता था कि फैंग को डांस करना नहीं आता होगा, तो फैंग उससे कहता है तुम मेरे साथ हो, मुझे यकीन है तुम मुझे सिखा दोगी। यहीं पर डांस करते करते फैंग को ख्याल आता है कि आज मैं इसे बता ही देता हूँ कि मैं ही जीनियस यू हूँ। लेकिन इतने में वहाँ का सेकंड लीड वैन बार बार आकर उनसे टकराता है और उनको डिस्टर्ब करता रहता है। अब पार्टनर्स चेंज करने की बारी आती है तो वैन और फैंग दोनों आमने सामने होते हैं। वैन उससे कहता है मुझे पता है तुम लिन को सीक्रेटली लाइक करते हो, मैंने काफी अरसे से लिन पर नजर रखी हुई है और मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हें टफ कंपटीशन देने वाला हूँ। उधर हमें रूटिंग को दिखाते हैं। वो डुआन से पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। वो कहता है नहीं। ये सुनकर वो उसे किस कर लेती है और फिर से पूछती है आप बताओ क्या आप लाइक करते हो। अब डुआन तो उसके इस बोल्ड एक्शन से काफी हैरान रह गया था
और रूटिंग फिर बीच में डांस छोड़कर जाने लगती है और कहती है इसका आंसर मैं तुमसे कल लूंगी, और एक जगह उसे मिलने के लिए बुला लेती है। उधर वैन बहुत चालाक था। वो एक छोटी सी और मोटी सी लड़की को बार बार फैंग की तरफ धकेल देता था ताकि उसे लिन के पास आने का मौका ही ना मिले। अब डांस वगैरह ओवर होता है तो फैंग लिन के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बात कहना चाहता हूँ, पर वो उसे कुछ भी बताता उससे पहले ही वैन बात को काटता है और उसको आके परसू करने लगता है। बोलता है कि मैं तुम्हें काफी अरसे से लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें कोर्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब फैंग बेचारे का तो सारा प्लान बेकार गया था। नेक्स्ट डे वो उसी क्लास में बैठा हुआ होता है जहाँ पर लिन ने भी लेक्चर लेने के लिए आना था। ये उनका इलेक्टिव कोर्स था जो कि ओवरलैप करता था। एक्चुअली ये डिजाइनिंग की क्लास थी और लिन को डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट था। वो पहले ही दिन अपने प्रोफेसर को भी काफी इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो डिजाइनिंग में बहुत अच्छी थी और हर चीज को ठीक से समझती थी। और फैंग को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखता था। लेकिन सिर्फ लिन के पीछे उसने ये कोर्स चॉइस किया था। इतने में क्लास में कोई और भी आ जाता है और वो वैन होता है। वैन ने भी शायद लिन के पीछे ही ये कोर्स चूज किया था। अब फैंग दोनों बॉयज के बीच में सैंडविच बनी बैठी होती है और उनका प्रोफेसर फिर उनको एक स्केच बनाने को कहता है। वो अपने आइडियाज जब पेपर पर उतारते हैं, जब प्रोफेसर चेक करता है तो उन्हें लिन का डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आया था, जबकि क्लास में जो दो वर्स्ट डिजाइन थे वो उन्हीं दोनों बॉयज के थे, एक फैंग का और एक वैन का। फैंग ने तो डिजाइन बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल के बनाए थे और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कंप्यूटर के आइकॉन्स हों। वैन बेचारे को तो सिरे से कुछ डिजाइन करना आता ही नहीं था, वो स्केचिंग में बिल्कुल जीरो पर था। अब प्रोफेसर लिन को कहते हैं कि ये दोनों लड़के इस पढ़ाई में वर्स्ट हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों की हेल्प करो, और उनकी कोचिंग की जिम्मेदारी लिन के सर लग जाती है। अब प्रोफेसर ने नेक्स्ट वीक के लिए उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया था और उसके लिए डिस्कशन करने के लिए उनकी टीम बन जाती है जिसमें फैंग और वैन दोनों थे और लिन का सर खा रहे होते हैं। अब प्रोजेक्ट पर डिस्कशन तो पता नहीं कब होगी, लेकिन वो लोग लंच खाते हुए आपस में बहुत मुकाबला लगाते हैं। हर कोई लिन की प्लेट फिल करना चाहता था और इसी बात पर कि कौन उसे ज़्यादा सर्व करेगा दोनों बॉयज़ आपस में काफ़ी लड़ते हैं और इन दी एंड लिन को वो टेबल छोड़कर जाना पड़ता है। अब फिर से वो दोनों लड़के लाइब्रेरी में भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। वो खाना छोड़ के चली गई थी तो अपनी मर्जी से उसके लिए कोई ना कोई खाना पैक करा कर लाए थे। अब लिन को काफी गुस्सा आता है, वो दोनों उसे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो एक छोटी बच्ची हो। अब जब वो लोग इकट्ठे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो लिन दोबारा से फैंग की कुछ बातों को नोटिस करती है और ये बिल्कुल वही हरकतें थी जो जीनियस यू की थी, और फिर आईपी एड्रेस का भी सेम होना, ये सारी बातें उसे कंफर्म कर देती हैं कि यही यू है। अब वो बहुत गुस्से में आ गई थी और अपनी फ्रेंड्स को बताती हैं कि डुआन ने और फैंग ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया है। असल में फैंग ही जीनियस यू है, मेरा ऑनलाइन फ्रेंड जिसकी हमेशा से मुझे तलाश थी। अब लिन ने फैसला किया था कि उसे बदला तो जरूर लेना है। अब उन सारों ने अपनी क्लास के साथ मिलकर अम्यूजमेंट पार्क में एक हॉन्टेड विला में जाना था। अब फैंग उसी की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि उसे हॉन्टेड मूवीज देखने से बहुत डर लगता था। वही देख देख कर वो तैयारी कर रहा था ताकि वहां जाकर लिन को प्रोटेक्ट करे और उसका हीरो बन सके। अब जब वो दिन आता है तो लिन ने भी पूरी तैयारी की हुई थी कि फैंग को यहाँ पर डरा कर उससे बदला लेना है कि वो उसे यू के बारे में हकीकत नहीं बता रहा। यहाँ पर सारे लोग ही काफी शरारतें करते हैं, हर कोई बुरी तरह से डर गया था और स्पेशली फैंग जिसने लिन की सुरक्षा करनी थी वो खुद सबसे ज्यादा डरता है। इन दी एंड जब वो सारे लोग बाहर निकलते हैं तो हर किसी के हुलिये बहुत खराब हो चुके थे। अब फैंग बाहर आकर लिन को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। उसने हॉस्टल की छत पर बुलाया था ठीक 9:30 बजे। वहाँ पर वैन आया हुआ था, उसने भी उनकी मुलाकात का ये पॉइंट और टाइम नोट कर लिया था। जब वो लोग वापस जाते हैं तो देखते हैं कि हॉस्टल में रूटीन भी आ गई है। ये हॉस्टल में उनकी उससे पहली मुलाकात थी और वो उन तीनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आई थी। पहले एक्चुअली वो डुआन को लेकर थोड़ी सी पोजेसिव थी कि कहीं लिन उसमें इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन अब उसे कंफर्म हो जाता है कि लिन डुआन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं और वो खुश हो जाती है। उधर फैंग अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर सारी तैयारियां कर रहा होता है। उसने रूफ टॉप को बहुत अच्छे से सजा दिया था और वो रिहर्सल भी करता है कि उसने किस तरह से लिन को ये सारा कुछ बताना है। वहाँ पर बहुत सारी कैंडल लाइट्स थी, लाइटिंग थी, बहुत ज्यादा सुंदर जगह थी। अब लिन वहाँ आती है, इतनी सारी तैयारी देखकर वो हैरान थी। उससे कहती है कि टू द पॉइंट बात करो। अब फैंग उसे बताता है कि लिन एक्चुअली मैं ही जीनियस यू हूँ। अब उनकी कोई भी बात आगे बढ़ती उससे पहले ही कबाब में हड्डी बनकर वैन वहाँ पहुँच जाता है उनकी इस डेट को खराब करने के लिए। तो अब यूं करती है लिन कि वैन को इस सारे मामले से बाहर रखती है, खामोश करके साइड पर खड़ा कर देती है। उसको फैंग से एक ही शिकवा था कि पहले भी मैंने तुमसे 1-2 दफा ये बात करने की कोशिश की, तुमने हमेशा मुझसे झूठ क्यों बोला।
फैंग खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके पास अच्छे शब्द नहीं थे और वो वैसे भी इतने सालों की वजह से लिन से काफी डरा हुआ था। लिन उससे कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस झूठ में इतने आगे बढ़ जाओगे कि डुआन को भी डमी बनाकर मेरे सामने खड़ा कर दोगे। और फिर इसी बात से नाराज होकर वो वहाँ से चली जाती है। फैंग को बहुत फिक्र हो रही थी कि वो अकेले हॉस्टल कैसे जाएगी, तो वो खामोशी से उसका पीछा करता रहता है और जब तक वो पहुंच जाती है तो वापस मुड़ जाता है। उधर रूटिंग आज डुआन से मिलने के लिए उसकी नर्सरी पर जाती है। रूटिंग कोई भी बहाना या कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी उसे क्लोज होने का। वो आज उसको कुछ स्पेशल प्लांट्स दिखाता है। उसे प्लांट्स से बहुत प्यार था और ये वाले मशरूम्स बहुत ज्यादा रोमांटिक थे क्योंकि वो अंधेरे में ग्लो कर सकते थे। ये स्पेशल स्पीशीज दुनिया में बहुत रेयर थी और ये उसने स्पेशली रूटिंग को दिखाने के लिए यहाँ पे बुलाया था। वो दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद डुआन टिंग को उसके हॉस्टल तक छोड़ने के लिए भी जाता है। टिंग जाते जाते उसे इशारा भी दे कर जाती है कि वो घर छोड़ हॉस्टल में इसलिए रह रही है क्योंकि वो डुआन से क्लोज होना चाहती है। अब नेक्स्ट डे जब उनकी क्लास होती है तो लिन बहुत गुस्से में थी और वो चाहती ही नहीं थी कि वो फैंग के करीब बैठे और वो वैन को भी खुद के पास नहीं आने देती। उन दोनों बॉयज को अलग कहीं दूर जाकर बैठना पड़ता है। फैंग बेचारा बहुत परेशान था, लेकिन उसे कोई भी बात करते हुए डरता था कि और बुरा मना जाएगी। लिन एक्चुअली जीनियस यू से काफी अटैच थी और जब उसे पता चला था कि वो फैंग है तो उसे बार बार कहीं ना कहीं उसकी याद आती रहती थी जब भी वो किसी नोट्स को देखती थी या उसके स्टाइल को याद करती थी। उसके बाद उनकी यूनिवर्सिटी में कुछ छुट्टियां हो जाती हैं। लिन वोंग को बताती है कि वो कब की ट्रेन से वापस अपने होम टाउन जा रही है। वोंग भी बहुत चालाक थी। वो इनफैक्ट फैंग के लिए काम कर रही थी और उसको उसकी टिकट और जाने का दिन भी बता देती है। अब जब लिन मजे से ट्रेन में बैठी हुई होती है तो वहाँ पर पहले फैंग पहुंच जाता है और फैंग के पीछे पीछे वैन भी वहाँ पर आ गया था। वो उन दोनों बॉयज को देखकर बहुत एनॉइंग फील करती है और उन्हें वार्निंग दे देती है कि अगर थोड़ा सा भी शोर किया या आपस में लड़ाई की तो मैं कंडक्टर को बुलवाकर तुम लोगों की टिकट कैंसिल करा दूंगी। एक्चुअली वोंग ने डबल गेम खेली थी। उसने फैंग से भी एक ऐप ले लिया था इसी इन्फॉर्मेशन के बदले, जबकि वैन से उसने खुद को स्पोर्ट्स बॉयज के ग्रुप में ऐड करा लिया था। उधर वैन के बेड पर थोड़ा पानी गिर जाता है तो उसका बेड बहुत वेट होता है। वो जबरदस्ती फैंग के पास आता है और उसे धमकाता है कि देखो शोर ना करना, मुझे अपने साथ लेटने दो, सिर्फ एक रात ही की तो बात है। अगर लिन ने हमारा शोर या हमारी लड़ाई सुनी तो हम दोनों ट्रेन से निकाले जाएंगे। अब वो दोनों बेचारे फंसे फंसे गिरते पड़ते किसी तरह सोते तो हैं, लेकिन अच्छी नींद नहीं आई थी। अब जब वो लोग स्टेशन पर पहुंचते हैं तो दोनों ही लिन को उसके घर तक ड्रॉप करना चाहते थे। इतने में उसकी मम्मी आ जाती है। वो खुश होती है कि चलो जान छूटी, लेकिन उसकी मम्मी उससे ज्यादा फैंग को तवज्जो दे रही थी और उसे अपने घर ही खाने पर इनवाइट भी कर लेती हैं। इतने में उसके डैड आते हैं। उसे लगा था चलो डैड से तो कोई मुझे अटेंशन मिलेगी, लेकिन डैड भी उसे छोड़ फौरन से वैन को चिमट जाते हैं क्योंकि वो जूनियर टेनिस का चैंपियन रहा था और डैड को टेनिस बहुत पसंद थी। उन्होंने उसे टीवी पर देखा था। अब वो सारे घर पर पहुंचे हुए होते हैं और खाना खाने की तैयारियां चल रही थी। मम्मी डैड से लड़ती हैं कि तुम्हें वैन को इस नजर से नहीं देखना चाहिए, वो हमारा दामाद नहीं बनेगा, बल्कि हमारा दामाद फैंग को होना चाहिए, वही सूटेबल है। पर डैड का कहना था कि अगर इन दोनों की बन सकती तो हाई स्कूल में ही बन जाती। अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं। और फिर साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ लिन की मम्मी ही नहीं बल्कि फैंग की मम्मी भी यही चाहती हैं कि लिन और फैंग दोनों की जोड़ी बन जाए। यहाँ पर लिन के डैड वैन के साथ इतना इम्प्रेस थे कि उसे अपने साथ फिशिंग पर भी जाने को कहते हैं और वैन को तो लग रहा था कि ये अपने होने वाले ससुर जी का दिल जीतने का बड़ा चांस है, तो वो फौरन से हाँ कर देता है। लेकिन एंड टाइम पर लिन मुकर जाती है, वो जाने से इनकार कर देती है। उधर फैंग और लिन की मम्मी आपस में प्लान बनाती हैं और उनका यही आइडिया था कि किसी तरह से इन दोनों को एक रेस्टोरेंट पर लंच में बुलाते हैं और उसके बाद हम दोनों लड़ने का नाटक करेंगे और शायद हमारी वजह से ये दोनों भी थोड़ी शर्म कर लें और इनकी सुलह हो जाए। अब नेक्स्ट डे लिन को अपनी मम्मी की तरफ से मैसेज आता है। वो एक जगह उसे कुछ सामान लाने को कहती हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखकर सरप्राइज थी कि वहाँ पर फैंग भी बैठा हुआ है और आंटी जबरदस्ती उसे साथ में उसके बाजू में बिठा देती हैं। और फिर यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि किस बात से दोनों मम्मीज की लड़ाई हो जाती और ये लड़ाई इतनी बढ़ती है कि वो दोनों खाना छोड़कर बाहर निकल जाती हैं। अब फैंग बहुत शर्मिंदा हो गया था और लिन से सॉरी करता है कि जो कुछ भी मेरी मम्मी ने बोला उससे मैं तुमसे और तुम्हारी मम्मी से बहुत शर्मिंदा हूँ, और साथ ही साथ एक और अपोलॉजी भी करता है कि उस दिन स्कूल के रेडियो स्टेशन में जो भी हुआ था वो सब मेरी गलती थी। अब वो दोनों अपने पुराने दिनों को याद करने के लिए उसी हाई स्कूल में दोबारा से जाते हैं और फैंग को मौका मिलता है। वो लिन से कहता है कि एक्चुअली मैं बहुत डरा हुआ था, इसलिए तुम्हें यू के बारे में नहीं बता सका कि वो मैं हूँ। एक्चुअली मुझे इतना गिल्टी फील होता था कि मेरी वजह से तुम उस स्कूल से निकाली गई हो। इसी वजह से मैं किसी न किसी शक्ल में तुम्हारी हेल्प करना चाहता था क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा सपना यही था कि तुम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो।
वेल इन द एंड लिन उसकी सिंसियर फीलिंग्स की वजह से उसे माफ कर देती है और वो उसे दोबारा से उसी स्टाइल में कैंडी खिलाती है जैसे स्कूल में खिलाया करती थी और कहती है कि हम दोनों अब फिर से फ्रेंड्स हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वापस जाना चाहते थे तो वहाँ के सारे डोर्स लॉक हो चुके थे। अब वो दोनों वहीं पर फंस गए थे। वो लोग टीचर को कॉल करते हैं और फिर उनका वेट करते करते रूफटॉप पर बैठे उनको शाम हो जाती है। यहाँ पर फैंग अपनी जैकेट उतार कर उसको कवर करता है क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही थी। इतने में टीचर ऊपर से आ जाते हैं और उनको लगता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। लिन सर को कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सर कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि फैंग ने तुम्हारी वजह से देश की सबसे बड़ी चिंग यूनिवर्सिटी चूज करने की बजाय तुम्हारे वाली यूनिवर्सिटी चूज की। अब वो ये सुनकर काफी शर्मिंदा होता है क्योंकि ये बात उसने सीक्रेट रखी हुई थी और सर ने आज आउट कर दी। वेल कहीं न कहीं उसकी ये हरकत लिन के दिल को छू गई थी। अब उसके बाद अगले ही दिन लिन के पास उसकी रूममेट्स आ जाती हैं क्योंकि छुट्टी मनाने के लिए लिन ने उन्हें वहां पर भी इनवाइट कर लिया था। अब उन सारों का प्लान था कि वो बीच पर जाएंगे और नेक्स्ट ही डे लिन की बर्थडे थी, उसके लिए फैंग उसे सरप्राइज भी देना चाहता था। लेकिन ये सारा कुछ अंकल के थ्रू वेन को भी पता चल जाता है। फैंग ने अपने फ्रेंड्स को वहाँ बुलाया था तो वेन भी वहाँ पर अपने 2 फ्रेंड्स के साथ एंट्री करता है, बड़ी दबंग टाइप की। अब लिन हैरान थी कि छुट्टियां तो सिर्फ मैं मनाने आई थी लेकिन सारे लोग ही मेरे पीछे पीछे पहुँच गए हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात भी होती है कि टिंग भी डुआन को लेकर उसी बीच पर आई हुई थी अपनी वेकेशन मनाने के लिए। उसने सिर्फ एक बहाना बनाया था ताकि शायद डुआन मेरे साथ ठहर जाए, वरना डुआन ने तो कहीं आगे जाना था। वो उससे हेल्प मांगती है कि मुझे वहां तक ड्रॉप कर दो और उसके बाद वो सारे लोग वहां बीच पर काफी सारी मस्ती करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पर रूटिंग डुआन को एक बहाने से कहती है कि तुम चाहो तो मेरे साथ इसी VIP रूम में रह भी सकते हो। लेकिन एक्चुअली डुआन को अंदाजा था कि टिंग कितनी रिच है और वो खुद को उसके काबिल नहीं समझता था। वो उसको एक ढकी छुपी सी एग्जाम्पल देता है जिसका मतलब यही था कि तुम्हें शायद अपने ही स्टेटस में रहना चाहिए। अगर तुम मेरे पास आई तो कल को पछताओगी, इन सारी लग्जरीज को मिस करोगी जो मैं तुम्हें नहीं दे सकूंगा। और बस इतना ही कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जबकि उधर बाकी सारे फ्रेंड्स का ग्रुप आज बोट पर जाता है और वो लोग ओशन में काफी आगे जाकर स्विमिंग भी करते हैं। फैंग स्विमिंग के लिए नहीं उतरता लेकिन लिन स्विमिंग में अच्छी थी, काफी देर पानी में जाकर फन करती है। वो एक दफा डाइव लगाती है लेकिन वापस ऊपर नहीं आती, जिसकी वजह से हर कोई परेशान हो गया था। वेन भी डाइव लगाकर उसे ढूंढने के लिए जाता है और फैंग से भी इंतजार नहीं हो रहा था। वो कुछ सोचे बगैर पानी में छलांग लगा देता है। थोड़ी देर बाद लिन तो बड़े आराम से ऊपर आ गई थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि फैंग उसे ढूंढने पानी में चला गया है तो वो सबको बताती है कि उसे स्विमिंग नहीं आती, वो एक बैड स्विमर है। अब वेन और लिन दोनों बहुत मुश्किल से जाकर फैंग को नीचे से ऊपर लेकर आते हैं और उसकी जान बचाते हैं। अब इतनी देर पानी में रहने की वजह से उन दोनों की तबीयत ही खराब हो गई थी और फिर वो दोनों मेडिसिन लेने डिस्पेंसरी में पहुंचे हुए होते हैं। जबकि उधर वेन को दिखाते हैं, वो पूरी तैयारी कर रहा होता है। उसने बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे लिन की बर्थडे मनाने के लिए। लेकिन आज फैंग की किस्मत अच्छी थी, वो नंबर ले जाता है और उससे पहले ही एक बर्थडे केक लेकर आता है लिन के पास और उसे वो केक काटने को कहता है। लिन उसे बताती है कि मुझे याद है आज भी जब मैं स्कूल से निकाली गई थी तो उससे नेक्स्ट बर्थडे तुमने मेरे लिए केक भेजा था। ऑल्दो तुमने नाम नहीं लिखा था लेकिन मुझे पता चल गया था कि ये सिर्फ तुम ही हो सकते हो। फैंग उससे वादा करता है कि अब से तुम्हारी हर बर्थडे पर मैं तुम्हारे साथ हूँगा। अब वो थोड़ी देर बाद बाकी फ्रेंड्स की तरफ आती है तो वहाँ पर वेन ने उसके लिए बहुत कुछ अरेंज किया हुआ था जो कि बहुत स्पेशल था। उसने इतनी सारी डेकोरेशंस की थी और केक भी बहुत वंडरफुल था। फैंग वेन से जेलस तो होता है लेकिन फिर भी ये सब कुछ लिन के लिए स्पेशल था और वो उसे खुश देखकर सिर्फ खुश होता रहता है। और इस सब के बाद वो लोग बीच पर लैंटर्न उड़ाने के लिए जाते हैं और उस पर वो अपनी कोई ना कोई विश भी लिखते हैं। उनका यही सोचना था कि अगर ये लैंटर्न हवा में उड़ गया अच्छे से तो इसका मतलब है कि ये विश जरूर पूरी होगी। फैंग ने यहाँ पर यही विश लिखी थी कि काश लिन तुमने जो भी प्रे किया है अपनी बर्थडे के लिए उसमें मेरा नाम हो। लेकिन वो ये विश लिन को नहीं दिखाता बल्कि उस लैंटर्न को उड़ा देता है। वैन भी ये सारा कुछ देख रहा था और अपने फ्रेंड से कहता है फिक्र ना करो, इसे थोड़ी सी खुशी मनाने दो, उसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ। अब फैंग बड़ा खुश होता है क्योंकि उसका लैंटर्न उड़ गया था, उसकी विश पूरी होगी। लेकिन उससे पहले ही वैन ने अपनी फायरवर्क्स स्टार्ट कर दी थी और उसकी फायरवर्क्स ठीक जाकर टकराती है उसी के लैंटर्न में जिसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये सब देखकर फैंग का मूड काफी खराब हो जाता है। तो अब रूटिंग को जब डुआन रिजेक्ट करके चला जाता है कहीं और ठहरने के लिए तो वो बैठी अपने VIP रूम में ऊंचा ऊंचा रोने लग जाती है। उसने सारे लोगों को अपने शोर से जमा कर लिया था और लिन भी उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंच जाती है। लिन ये सुनकर फैसला करती है कि वो डुआन के बारे में जाकर फैंग से बात करेगी क्योंकि वो फैंग का क्लोज फ्रेंड लगता था।
फैंग उस समय अपने टेंट में सो रहा होता है और उसका बाहर पहरा देने के लिए वैन लेटा हुआ था ताकि ये रात को कहीं लिन से मिलने न निकल जाए। लिन अब बीच पर फैंग को मिलने के लिए बुलाती है। फैंग भी टेंट के पिछले रास्ते से निकलकर वहां पहुंच गया था। लिन वहां पर टिंग का नाम तो नहीं लेती, लेकिन सिर्फ इतना ही पूछती है कि डुआन को किस टाइप की लड़कियां पसंद है, वो किन में इंटरेस्टेड है। फैंग बहुत पूछता है, लेकिन वो कहती है किसी के लिए नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए ये पूछ रही हूँ। अब फैंग ये सुनते ही अपसेट हो जाता है और करीब ही किसी होटल में जहाँ डुआन रह रहा था उसके पास भागकर पहुंच जाता है और कहता है, तुम दोनों का क्या चक्कर चल रहा है। डुआन को लगा था कि ये टिंग के बारे में बोल रहा है, तो वो भी नाम लिए बगैर कहने लगता है, हमारे बीच सिर्फ एक किस हुई थी और वो भी मैंने नहीं, उसने इनिशिएटिव लिया था। अब फैंग तो हैरान रह जाता है कि बात यहाँ तक पहुँच गई है। इतने सालों से मैं लिन के साथ हूँ, मैं तो उसे छू नहीं सका और ये दोनों किस तक पहुँच गए। फैंग डुआन को मना करता है कि खबरदार जो तुमने उसे डेट करने की कोशिश की। डुआन हैरान था कि तुम टिंग के बारे में क्यों पॉसेसिव हो रहे हो। तो जाकर फैंग को पता चलता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। डुआन उसको यही मशवरा देता है कि मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो और जाओ लिन को सब कुछ बता दो, इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए और बहुत देर हो जाए। अब फैंग सुबह ही सुबह जिस वक्त सूरज निकल रहा होता है बीच पर जाता है, वहां पर उसे लिन खड़ी दिखाई देती है। वो जाते ही कुछ भी बोले बगैर उसको किस कर देता है। ये एक फर्स्ट किस थी। लिन रेजिस्ट करती है लेकिन उससे लड़े बगैर वहां से भाग जाती है। ये सारा कुछ वैन ने भी देख लिया था। अब उसके बाद उनके वापस जाने का समय आता है तो लिन बार बार फैंग को इग्नोर कर रही थी, उसके करीब भी नहीं जा रही होती। एक दफ़ा वो उससे बात करने की कोशिश करता है तो लिन कहती है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ, सुबह के टाइम पे जो हुआ था यही समझो कि वो गुड फ्रेंड्स के बीच में एक एक्सीडेंट था। वैन ने भी ये बात सुन ली थी और वो फैंग को आकर कहता है, उसकी बात तुमने सुन ली है, अब उससे फासला रखना, और बताता है कि मैंने भी वो सब देखा था। और लिन की बातों से लग रहा है कि इसमें उसकी कॉन्सेंट शामिल नहीं थी। अब वो लोग यूनिवर्सिटी में वापस पहुंच जाते हैं और लिन बार बार फैंग को इग्नोर किए जा रही थी, लेकिन वो फिर भी हमेशा उसके पास आकर बैठ जाता था और यही हक जताता था कि मैं तुम्हारा गुड फ्रेंड हूँ, तुमने अपने मुंह से मुझे बोला है और मैं वो हर काम करूंगा जो गुड फ्रेंड्स करते हैं। और फिर हमें रूटिंग को दिखाते हैं, उसने भी अभी तक हार नहीं मानी, अपने बारे में ख्यालात बदल कर रहेगी। अब एक दफ़ा वैन लिन के पास आता है, उसका मूड ऑफ था तो उससे कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ टेनिस की प्रैक्टिस करो, और फिर उसे अपने साथ बहुत प्यार से टेनिस खेलना सिखाता है। लिन ने आज बहुत इंजॉय किया था। वो दोनों एक गेम भी लगाते हैं जिसमें जानबूझकर वैन हार जाता है और इन दी एंड उसे एक क्यूट सा बॉल वो गिफ्ट में भी देता है और उसके बाद वो दोनों डिनर करने भी जाते हैं। फैंग को उसके फ्रेंड्स ने इन दोनों की डिनर पर जाते हुए फोटो सेंड कर दी थी। फैंग लिन को मैसेज करता है तो वो कहती है कि मैं एक गुड फ्रेंड के साथ डिनर पर आई हूँ। अब ये सुनकर तो फैंग हैरान रह जाता है, मैं भी गुड फ्रेंड था और हमारे बीच किस भी हो चुकी है, कहीं ये सारा कुछ वैन के साथ ना हो जाए। अब जब उनका डिनर ओवर होता है तो उस टाइम वहाँ बारिश हो रही थी। वैन जाता है और लिन के लिए एक छाता खरीदने लगता है, लेकिन वो उससे कुछ लेना नहीं चाहती थी, उसे मना कर देती है और इशारे से कहती है हॉस्टल करीब है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। अब बारिश में दौड़ते दौड़ते उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, वो सीधा जाकर फैंग के अंदर टकराती है। यहाँ पर फैंग बहुत ही रोमांटिक स्टाइल से उसे संभालता है। फैंग साफ साफ उसे यहाँ पर कह देता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा गुड फ्रेंड नहीं बनना चाहता, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। लिन को लगा था कि ये फिर से मुझे किस करेगा, लेकिन वो उसके लिप्स के आगे से हाथ हटाकर फिर से उसे किस कर लेता है। अब वो दोनों बारिश में छाते के नीचे एक रोमांटिक मौसम में खड़े किस कर रहे होते हैं कि वैन भी लिन के लिए छाता खरीदे उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है कि कहीं रास्ते में वो मिले तो मैं उसे कवर करूँ। यहाँ पर फैंग के दोनों फ्रेंड्स उनको देख लेते हैं और उनकी एक फोटो भी बना लेते हैं। अब मजे की बात है कि फैंग लिन को ड्रॉप करने जाता है, लेकिन वो उससे नाराज नहीं हुई थी और उसने उसे सिर्फ इतना ही कहा था कि इस बात का जवाब मैं सोच के दूंगी। उधर फैंग ने अपने फ्रेंड्स की खींची हुई वही फोटो देख ली थी और वो देख कर वो बहुत खुश होता है। उसके फ्रेंड्स यही फोटो वैन के फ्रेंड को भी भेज देते हैं ताकि वैन को इस सारे मामले से दूर रख सके। वो फ्रेंड जब वैन को ये फोटो दिखाता है तो वैन बहुत सैड हो गया था। उस दिन भी उसने सुबह सुबह उनको यही करते देखा था और आज फिर बारिश में भी यही सीन हुआ था। अब वो इतना हर्ट होता है कि खुद को एग्जॉस्ट कर देता है जाकर टेनिस की प्रैक्टिस कर, जबकि उधर फैंग उसने लिन का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। वो जहाँ जाता था उसकी केयर करता था, उसका ख्याल रखता था, उसे कहीं भी हेल्प की जरूरत होती थी तो पहुंच जाता था। और स्केचिंग की क्लास तो वो सिर्फ लिन के लिए ही लेने आता था, सारा टाइम बैठा उसी को देखता रहता था और ये बात प्रोफेसर ने भी नोट की थी। अब लिन एक दफा उसे साइड पर बुलाती है और उससे कहती है मैंने बचपन से लेकर अब तक बहुत टाइम तुम्हारे साथ गुजारा है, हम दोनों हमेशा फ्रेंड्स रहे हैं और ये एब्रप्ट चेंज
ये मेरा माइंड अभी एक्सेप्ट नहीं कर सक रहा, इसलिए मुझे खुद को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। प्लीज तब तक मुझसे फासला रखो, मुझे खुद को चेंज करने में थोड़ा सा समय चाहिए और आई होप तुम मुझे वो दोगे। फैंग भी ये मान जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लिन ने अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट कराना था, लेकिन उसके लिए उसे डिजाइनिंग के लिए बहुत सारी स्पेस चाहिए थी। उनका स्टूडियो तो बंद हो जाता है रेनोवेशन के लिए, तो वो सोचती है कि क्यों ना कुछ अरसे के लिए एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लूं। लेकिन यूनिवर्सिटी के करीब कोई अच्छा अपार्टमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। ये बात किसी तरह फैंग को भी पता चल जाती है और वो उसकी हेल्प करना चाहता था चोरी चोरी। वो एक सॉल्यूशन निकालता है, खुद से ही एक बिल्डिंग में 2 अपार्टमेंट रेंट पर ले लेता है और उसके बाद एजेंट को अपने साथ मिलाता है और बहुत कम रेंट डिस्प्ले करके लिन को वही अपार्टमेंट कोई सजेस्ट कर देता है। फैंग खुद ही बहुत प्यार से उस घर को सजा रहा होता है। इतने में लिन वही घर देखने के लिए आ जाती है। वो जाकर कपबोर्ड में छुप जाता है। उसकी फ्रेंड जूरी ने उसे वहां पर देख लिया था। उसकी चीख निकल गई थी, लेकिन फिर भी वो फैसला करती है कि वो फैंग का साथ देगी और लिन को मशवरा देती है कि अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, इससे अच्छा अपार्टमेंट कहीं नहीं मिलेगा इस रेट पर। उधर हमें रूटिंग को दिखाते हैं। वो डुआन के पीछे पीछे एक प्लांट बेस में गई हुई होती है। वो बहुत रिमोट एरिया था और जब वो वहां पर जाती है तो एक काऊ उसे काफी तंग करती है। यहाँ पर आकर डुआन ही उसे बचाता है और उसका सारा सूटकेस भी बिखर गया था। अब वो कहता है कि मैं ही तुम्हारे कपड़े भी धो कर दूंगा। उधर लिन जब अपने अपार्टमेंट में जाती है, उसे आवाज आती है जैसे अंदर कोई नहा रहा है। वो जाकर देखती है तो फैंग वहां पर नहा रहा था। अब वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करती है, इवन के उनके वॉशरूम का दरवाजा भी अंदर से लॉक हो गया था। फैंग आता है, खुद को कवर करता है और उसके बाद उसे वो दरवाजा खोलकर बाहर निकालता है। एक्चुअली गलती से लिन साथ वाले अपार्टमेंट में चली गई थी और फैंग ने दोनों अपार्टमेंट्स का कोड एक ही रखा हुआ था। अब यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात होती है तो फैंग उसे बताता है कि इत्तेफाक है कि मैं तुम्हारे साथ वाले घर में रहता हूँ। एक्चुअली हॉस्टल में बहुत शोर होता था और मुझे एग्जाम्स की तैयारी करनी थी, इसीलिए मैं थोड़े अरसे वहाँ शिफ्ट हो। अब इसके बाद वैन का आज एक टेनिस का मैच था जो देखने के लिए लिन ने जाना था। फैंग भी जबरदस्ती वहाँ पहुँच जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर वैन के अपोनेंट को सपोर्ट करने लगता है। लेकिन इन दी एंड वैन ही वो मैच जीत गया था। जब वो जीतता है, उसका इंटरव्यू हो रहा होता है, तो उसी बीच वो माइक पकड़ता है और किसी स्पेशल इंसान का थैंक्स करने लगता है। और अब फैंग को ऐसा लगा था कि जैसे वो यहाँ पर एक बहाने से लिन को प्रपोज करने वाला है। फैंग बहुत इनसिक्योर फील करता है और जाकर उसके हाथ से माइक पकड़ लेता है और कहता है, ऐसा तुम नहीं कर सकते। इस वक्त लोगों के बीच तुम उस पर प्रेशर डालकर उसे प्रपोज ना करो, क्योंकि वो अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बता सकेगी। वैन को भी उसकी ये बात समझ आ गई थी और वो इस हरकत से खुद को रोक लेता है। लेकिन लिन को भी बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि आज वैन क्या करने वाला था। वो उसके रूम में जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है तुम ये सारा कुछ मेरे लिए करने लगे थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रखती, इसलिए क्या प्लीज हम सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं, प्योर फ्रेंड्स वाली फीलिंग। वो उसे प्रॉमिस करने को कहती है, लेकिन वैन के अपने बस में ही नहीं था। वो ये प्रॉमिस उससे कैसे कर सकता था। वो एक बहाने से कहता है कि खेल खेल के मेरी बाजू में दर्द हो गया, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। लेकिन एक्चुअली इस बात ने उसे बहुत दुखी कर दिया था। उधर रिमोट एरिया में टिंग के साथ हमेशा कोई ना कोई हादसा होता रहता था। कभी उसे डक्स तंग करती थी तो वो जाकर डुआन से चिपक जाती थी और उसकी इतनी क्यूट सी हरकतें डुआन को बहुत अच्छी लगती है, जिस तरह से वो उसकी खातिर इतनी दूर आकर इतनी मुश्किल हालात में रह रही थी। उधर एक दिन वो दोनों अपने अपने अपार्टमेंट पर होते हैं। फैंग नहा रहा था कि अचानक से वहाँ पर पावर ऑफ हो जाती है। उसे लिन की बहुत टेंशन हो रही थी कि वो रात में अंधेरे में कहीं डर ना जाए। वो उसके दरवाजे पर आता है, लेकिन पावर ऑफ होने की वजह से डोर का सिस्टम अंदर से नहीं चल रहा था। फैंग बाहर से किसी तरह कोड लगा के दरवाजा एक दफा तो खोल लेता है, फिर अंदर आता है। उसके बाल गीले थे तो लिन को फिक्र होने लगती है, उसे टावल कराती है। उसके बाद वो दोनों नोटिस करते हैं कि उन्होंने मैचिंग कपल वाले ड्रेस भी पहने हुए हैं। एक्चुअली ये उन दोनों की मम्मी की शरारत थी, उन्होंने ये कपड़े खरीदे थे। यहाँ पर फैंग उसका मसला हल करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि किसी और वजह से इस फ्लोर पर पावर ब्रेक डाउन हो गया है। और जब वो जाने लगता है तो दरवाजा भी नहीं खुलता, क्योंकि उस डोर पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक था। अब मजबूरन फैंग को लिन के घर पर ही आज रात ठहरना पड़ेगा। वो वहाँ पर कैंडल तलाश कर रहा होता है तो यहाँ पर उनकी एक एक्सीडेंटल किस भी हो जाती है। वो लिन से बहुत सॉरी करता है कि इस दफा मैंने जानबूझ के नहीं किया। उसके बाद वो सारी रात काफी एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ स्केचिंग करते हैं और लिन टाइम पास करने के लिए फैंग को बहुत कुछ सिखाती भी है। इन दी एंड वो दोनों सुबह ही सुबह काउच पर सोए पड़े होते हैं। इतने में लैंडलॉर्ड ने आना था उनको एक अल्टरनेट की देने के लिए, लेकिन मजे की बात है कि वो लैंडलॉर्ड कोई और नहीं बल्कि वैन होता है। और वो जब फैंग को और लिन को इकट्ठे एक ही घर में देखता है और मैचिंग कपल वाले ड्रेस भी थे, तो उसका माइंड कहीं का कहीं पहुंच जाता है।
लेकिन लिन उसे सारा कुछ क्लियर करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। और उसके बाद वैन उसे ब्रेकफास्ट कराने के लिए भी लेकर जाता है। बताता है ये एक्चुअली वैन की मम्मी का घर था और उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लिन टेनेंट बनकर आई है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि यहाँ का किराया सिर्फ 800 है। ये बात सुनकर वो हैरान रह गया था और उसे कहीं ना कहीं ये बात पता चल गई थी कि ये फैंग ने उसके लिए इतना कुछ किया है। वो जब साइड पर होती है तो वैन कहता है वाओ तुम तो बहुत केयरिंग हो, लेकिन क्या फ़ायदा, लिन को ये पता ही नहीं चलना, मैंने भी उसे नहीं बताना। अब थोड़ी देर बाद वैन लिन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे इंग्लिश की कोचिंग करा दिया करो क्योंकि मेरी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है। वो उसे अगले दिन अपने अपार्टमेंट पर बुला लेती है। अब फैंग इतना जेलस हुआ था कि वो भी उसी टाइम पर उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। अब लिन कहती है कि फैंग यहाँ आ गया है तो वही तुम्हें सिखाएगा, ये भी पता है हाई स्कूल में हमेशा इंग्लिश में मेरी कोचिंग किया करता था, इसकी इंग्लिश मुझसे बहुत बेहतर है। अब फैंग को मौका मिल जाता है वैन का ट्यूटर बनने का और वो उस पर इतनी सख्ती करता है और उसे इतने सारे क्वेश्चन कराता है कि उस बेचारे की बैंड बच जाती है। अब नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में दिखाते हैं कि लिन का स्विमिंग का एग्जाम होना था। वहाँ पर फैंग भी आता है उसकी केयर करने के लिए और उसे चीयर अप करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि वैन भी वहाँ पर बैठा हुआ होता है। वैन एक्चुअली स्पोर्ट्स में बहुत आगे था और इस समय पर जब लिन का एग्जाम था वो स्पेशली वहाँ पर अपीयरेंस दे रहा होता है। एक रेफरी बनाकर उसे हायर किया गया था और वो बहुत सारी सीटियां बजा बजा कर फैंग को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, आउटसाइडर बॉयज अलाउड नहीं है। इन द एंड जब उनका कंपटीशन स्टार्ट होता है तो एक पॉइंट था कि लिन पानी में डूबती चली जाती है। फैंग को और वैन को दोनों की उसकी बहुत फिक्र होती है। वो जाकर उसे बाहर निकालते हैं तो पता चलता है कि उसे किडनी में एक्सट्रीम पेन हो रही है जिसकी वजह से वो खुद को काबू नहीं कर पा रही थी और ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी। एम्बुलेंस को आने में आधा घंटा लग जाएगा। ये सुनकर वैन और फैंग दोनों उसे उठाते हैं और टैक्सी में बिठाकर ले जाने लगते हैं। फैंग टैक्सी में उसके साथ था। रास्ते में ट्रैफिक जैम हो जाती है तो वैन अपनी बाइक पर आता है और सारी ट्रैफिक क्लियर कराता है। वो दोनों उसकी जिस तरह से फिक्र कर रहे थे बहुत क्यूट लग रहा था। लेकिन एक पॉइंट था कि फैंग उसे उठाता है और 2 ब्लॉक्स दूर हॉस्पिटल तक उठाकर भाग कर ले जाने लगता है। रास्ते में एक गाड़ी उसे टक्कर भी मार देती है। फैंग बुरी तरह से जख्मी हो गया था लेकिन उसे खुद की कोई परवाह नहीं थी। वो बस लिन को टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता था। अब लिन तो हॉस्पिटल पहुंच गई थी लेकिन फैंग की आर्म ज्यादा इंजर्ड थी। उसे फ्रैक्चर हो गया था और वो लोग उसी को ही ड्रेसिंग करने लगते हैं। इतने में लिन होश में आ जाती है। उसकी कंडीशन बेटर थी। उसे किडनी में स्टोन था लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि ये बिना ऑपरेट किए रिमूव हो सकता है। वैन उसका हाल चाल पूछने जाता है लेकिन लिन को अगर किसी की फिक्र थी तो वो सिर्फ फैंग था। वो बार बार उसी का नाम ले रही थी। फैंग को ये पता चलता है तो वो अपनी आधी ड्रेसिंग बीच में ही छोड़ उससे मिलने पहुंच जाता है। वो दोनों बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे, एक परफेक्ट कपल। और वैन बस उनको इस तरह से देखता है और सैड होकर वहीं से ही वापस मुड़ जाता है कि फैंग लिन का ख्याल रख रहा होता है लेकिन एक्चुअली एक्सीडेंट की वजह से उसकी अपनी कंडीशन उससे भी ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर्स उसको ड्रिप लगाकर रेस्ट करने को कह देते हैं। यहाँ पर लिन सारा टाइम उसका पास बैठकर ख्याल रखती रहती है। जब उसके फ्रेंड्स फैंग को देखने के लिए आते हैं तो वो लोग भी उनको इकट्ठे देखकर शर्मा कर बाहर चले जाते हैं कि इन दोनों को इकट्ठे टाइम बिताने दिया जाए। लिन को आज पहली दफा रियलाइज हुआ था कि फैंग ने उसके लिए कितना कुछ किया है और कैसे अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी सुरक्षा की। उधर हमें रूटिंग को दिखाते हैं। वो डुआन के पीछे उस एरिया में बहुत मुश्किल से रह रही थी लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती थी। वहाँ पर उसकी मॉस्किटोज के साथ काफी सारी युद्ध भी होती है लेकिन ये सब भी रोमांटिक सीन में बदल जाता है जब डुआन उसकी केयर करने के लिए वहाँ पर आया था और उसको मॉस्किटो नेट भी लगा कर देता है। अब उसके बाद वो दोनों एक दिन मिलकर एक नया पौधा लगाते हैं और ये प्लांट लगाने में डुआन उसकी हेल्प भी करता है। और ये प्लांट लगाकर टिंग एक विश करती है और विश यही थी कि जब ये प्लांट ब्लॉसम करेगा, इस पर फ्लावर्स लगेंगे तो तभी डुआन के दिल में भी मेरे लिए प्यार जाग जाए। उधर फैंग जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आता है तो सारे फ्रेंड्स ने उसका अपार्टमेंट सजाया हुआ था और उसको अच्छे से वेलकम भी करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सभी मैच मेकिंग में हेल्प करने के लिए खुद बाहर चले जाते हैं और लिन को कहते हैं कि तुमने फैंग का अच्छे से ख्याल रखना है। यहाँ पर जब वो लोग डेकोरेशन उतार रहे होते हैं तो इनके काफी रोमांटिक सीन आते हैं जो देख देख इनके फ्रेंड्स काफी खुश होते हैं। उधर वैन को भी पता चल गया था कि फैंग बीमार है तो वो भी पहुंच जाता है और कहता है कि अपने टीचर का मैं खुद ख्याल रखूंगा। और फिर उन दोनों के स्वीट मोमेंट्स में उनको काफी इंटरप्ट करता है ताकि फैंग को तंग कर सके। और फिर वो लिन की जगह खुद उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाता है। एक्चुअली ये वैन की तरफ से फैन का बदला था
क्योंकि उसने लिन को उसका टीचर नहीं बनने दिया था, बल्कि खुद ही उसे पढ़ा पढ़ा कर टॉर्चर करता रहता था। अब वैन लिन को कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर चली जाओ, अपने टीचर को मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम अपना काम करो। अब वो सारा दिन और सारी रात उसी के साथ ही बिताने के लिए वहीं बैठ जाता है और फैंग उससे काफी तंग होता है। एक दफा लिन भी उनके पीछे पीछे आती, लेकिन उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि लिन को ही खुद शर्मिंदा और एम्बैरस होना पड़ता है। उधर टिंग को दिखाते हैं, आज नर्सरी में बारिश हो रही थी तो वो भाग कर जाती है और उसी पौधे को कवर करने लगती है जिस पर उसने विश मांगी थी। उसको अपनी हेल्थ की कोई परवाह नहीं थी, वो भीगती या उसे ठंड लगती, लेकिन बस वो उस पौधे को बचाना चाहती थी। और ये देखकर डुआन भी बहुत हार्ट टचिंग हो गया था। कोर्स टिंग ने प्रूफ किया था कि वो उससे कितना प्यार करती है। यहाँ पर वो दोनों एक दफा काफी क्लोज आ जाते हैं। टिंग अलाउ करती है उसे खुद को किस करने को, लेकिन वो पीछे हट जाता है। अब ये बात टिंग को अच्छी नहीं लगी थी, इंसल्टिंग फील हुई थी, तो वो उसको पनिशमेंट देने का फैसला करती है। नेक्स्ट डे वो उसे बिना बताए वहां से वापस चली गई थी और उसकी जब कॉल आती है तो वो इस तरह का ही आंसर करती है कि जैसे वो उससे बहुत डिसहार्ट हो गई है और अब चाइना छोड़ वो यूरोप जा रही है। डुआन ये सुनता है तो बहुत अपसेट हो जाता है और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ उसके पीछे भागने लगता है। उधर वैन भी एक दिन ख्याल रखने के बाद अपनी ट्रेनिंग पर वापस जा रहा था और अब लिन को ही फैंग का ख्याल रखना पड़ता है। फैंग ने आज नहाना था, वो उसके फ्रेंड्स को कॉल करती है कि कोई तो आए इसकी हेल्प करे, लेकिन वो सारे फ्रेंड्स जानबूझकर मना कर देते हैं। अब यहाँ पर फैंग को नहलाते हुए हेल्प करनी पड़ती है लिन को पर्दे के पीछे रहकर। लेकिन इस दफा लिन को भी काफी ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि वो फैंग को सिर्फ एक फ्रेंड की नजर से देखना छोड़ कुछ और भी सोचने लगी थी। उधर टिंग जब एयरपोर्ट पर खड़ी हुई होती है तो डुआन दौड़ता हुआ उसके पीछे पीछे आता है, उसे हक करता है और उससे कहता है कि तुम जहाँ जा रही हो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, अगर रुकना है तो मेरे साथ रुको, नहीं तो मुझे साथ लेकर जाओ। इवन कि उसने उसी फ्लाइट की एक टिकट भी बुक करा ली थी। अब उन दोनों की फाइनली सुलह हो जाती है। डुआन का दिल मेल्ट हो गया था और यहाँ पर वो दोनों किस करते हैं। उधर लिन फैंग की उसके काम करने में काफी हेल्प करती है। वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था लेकिन उसका हाथ मूव करने में थोड़ी दिक्कत होती थी। लिन वहाँ बैठी सारी रात उसका ख्याल रखती है और अगले दिन जब प्रोफेसर आता है फैंग को देखने के लिए तो वो लिन को वहीं पर ही पकड़ लेता है। और अब उनको भी यही लगा था कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, तभी तो लिन इसके घर पर रह रही है। अब थोड़े अरसे बाद एक और बात लिन को पता चलती है और वो ये थी कि उसने फ्रांस में एक बहुत बड़े डिजाइनर के पास कोर्स करने के लिए अप्लाई किया था और उसकी एप्लीकेशन अब अप्रूव हो जाती है। उसे 1 साल फ्रांस में जाने के लिए ऑफर आई थी। वैन को भी अपने फ्रेंड्स के थ्रू ये बात पता चलती है तो वो भी फैसला करता है कि मैं भी फ्रांस जरूर जाऊंगा। उसको भी टेनिस के सिलसिले में एक ऑफर बहुत अरसे से आई हुई थी, लेकिन उसने होल्ड पर रखी हुई थी, पर अब उसने भी फैसला कर लिया था। ये लिन की बहुत बड़ी विश थी कि वो फ्रांस जाकर डिजाइनिंग सीखे, लेकिन आज वो पता नहीं क्यों सैड हो जाए क्योंकि उसका फैंग को छोड़कर जाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अब लिन ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर फैसला किया था कि वो सारे फ्रेंड्स को एक साथ डिनर पर बुलाएगी और यही बात अनाउंस करेगी। अगर फैंग ने उसे रोकने की थोड़ी सी भी कोशिश की तो वो ये चांस गिव अप कर लेगी और उसके पास ही रहेगी। लेकिन जब वो डिनर पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो फैंग उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, बल्कि सिंपली कॉन्ग्रेचुलेट कर देता है कि तुम्हारा बहुत बड़ा सपना था। लिन बहुत डिसहार्ट हो गई थी, उसे लगा था कि फैंग उसे एक दफा तो रोकने की कोशिश करेगा। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ बैठी इसीलिए रो रही होती है। तो यहाँ पर टिंग उसकी हेल्प का फैसला करती है और डुआन को एक टास्क देती है। डुआन फैंग के पास जाकर उससे पूछता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं, और फैंग जवाब में यही सारा कुछ कहता है कि मैं उसके पैरों की जंजीर नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो डिजाइनर बने और अपना सबसे बड़ा सपना पूरा करे। उसकी ये सारी बातें डुआन ने अपनी कॉल पर टिंग को सुनवाई थी और टिंग के स्पीकर से ये सारा कुछ लिन भी सुन रही होती है। लिन ने फैसला किया था कि अब वो जाएगी जरूर, लेकिन जाने से पहले उसे एक दफा प्रपोज करेगी। अब वो दोनों अपने होम टाउन जा रहे होते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल मनाने के लिए। ट्रेन में रास्ते में बहुत सी दफा लिन कोशिश करती है उससे बात करने की, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती। और वहाँ आगे पहुंचकर भी वो उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन उसकी फैमिली के और ही प्लान्स थे। वो लोग चले जाते हैं और उसके बाद 2 दिन तक वो अपनी फैमिली के साथ ही घूमता फिरता रहता है और लिन बेचारी बस उसका वेट करती रहती है। एक दिन वो उसकी विंडो से लाइट देखती है तो फौरन से जाती है गुलेल का निशाना लेकर उसे बाहर बुलाती है, लेकिन आगे से वो फैंग के डैड निकले थे। अब फाइनली इतने लंबे वेट के बाद एक दिन वो वापस आ ही जाता है और लिन जल्दी से अपनी मम्मी से कुछ खाना पैक कराती है उसके घर जाने के बहाने। उन दोनों की बिल्डिंग्स आमने सामने थी, लेकिन रोड पर काम हो रहा था जिसकी वजह से लंबा चक्कर काटना पड़ता है।
अब इतनी स्नोफॉल में जैसे ही लिन उसके घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वो तो उसके घर गया हुआ है। वो उसका कमरा देखती है। उसके बेडरूम में एक एक वो याद पड़ी हुई थी जो भी लिन ने फैंग के साथ समय बिताया। उसने हर मेमोरी को एक स्पेशल तरीके से अपने पास सेव करके रखा हुआ था। लिन ये सब देखकर बहुत टची हो जाती है और भागकर उसे मिलने के लिए जाती है। वो दोनों एक ब्रिज पर खड़े हुए होते हैं और यहाँ पर लिन उसे कहती है कि अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि तुम मेरे लिए हमेशा से एक ब्लेसिंग थे और हर लम्हा मेरे साथ खड़े हुए थे। मैं तुम्हें कभी भी, और उसे आई लव यू भी बोलती है। यहाँ पर एक किसिंग सीन आता है और इसके साथ ही वो दोनों एक कपल बन जाते हैं। अब उनका घर जाने को मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करते, मजबूरी थी। अब उनके अपार्टमेंट्स बिल्कुल आमने सामने थे, तो वो विंडो में खड़े होकर अक्सर फोन पर एक दूसरे से बातें भी किया करते थे और बहुत सी स्वीट हरकतें भी। अब नेक्स्ट डे उनकी पहली डेट थी। वो लोग पहली मूवी देखने जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कपल्स को क्या क्या करना चाहिए, लेकिन वो सारे काम उन्होंने पहले ही किए हुए थे। बंजी जंपिंग जाना, इकट्ठे डिनर करना, मूवीज देखना, ये सारे फ्रेंड्स के तौर पर वो पहले भी कर चुके थे। एक्चुअली लिन की पसंद कुछ डिफरेंट टाइप की थी, लेकिन फैंग उसकी हर पसंद के आगे सरेंडर करता है, बेशक उसे जख्मी ही क्यों ना हो जाना पड़े। अब उसके बाद इन छुट्टियों में वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं, हर जगह साथ जाते हैं। और इन दी एंड लिन की एक और फरमाइश भी थी। वो चाहती थी कि जो भी दिन उनकी लाइफ से मिसिंग हो गए हाई स्कूल के, वो दोबारा से एक दफ़ा उन यादों को ताज़ा करना चाहती है। तो वो दोनों एक दफ़ा स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं और लिन का कहना था कि तुमने मुझे स्कूल से रस्टिकेट कराया था, तो अब फैंग उसकी जगह जाकर उसे वही लव लेटर सुनाएगा जो वो उस दिन लिख रही थी। अब वो दोनों चोरी चोरी दीवार पर लांग कर अपने स्कूल में जाते हैं और फिर वही रेडियो वाले रूम में जाकर फैंग लिन को वही लव लेटर दोबारा से पढ़कर सुनाता है और उसके जवाब में आज लिन उसे यस कहती है। उसके बाद वो दोनों किस कर रहे होते हैं कि इतने में टीचर आकर फिर से उनको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लोग झूठ बोलते थे, मैंने उस दिन ही देख लिया था कि तुम दोनों कपल हो। उधर टिंग ने भी डुआन को अपने घर पर बुलाया था क्योंकि उसकी फैमिली तो छुट्टियां मनाने के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रही थी। लेकिन जब वो दोनों घर पर अकेले होते हैं तो ऊपर से फैमिली वापस आ जाती है क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। अब टिंग झूठ बोल देती है और कहती है कि मैंने एक ऐप के थ्रू एक शेफ को यहाँ पर बुलाया है और ये शेफ मेरे लिए खाना बनाने वाला था, दैट्स ऑल। अब टिंग काफी परेशान थी कि डुआन कैसे खाना बनाएगा, लेकिन वो बताता है कि मैं कुकिंग में एक्सपर्ट हूँ और फिर उसकी सारी फैमिली के लिए वो खाना भी बनाता है। उसके डैड कहते हैं इतना अच्छा खाना बनाया तो क्यों ना तुम भी हमें ज्वाइन करो। एक्चुअली उसके डैड ने पहली ही नज़र में पहचान लिया था कि ये कोई शेफ नहीं बल्कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। डुआन खामोश रहता है क्योंकि टिंग ने उसे चुप रहने को कहा था, लेकिन इन दी एंड टिंग खुद अपनी सारी फैमिली के सामने ही एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके डैड कहते हैं कि मेरी बेटी थोड़ी और टाइप की है, इसकी पसंद आती जाती रहती है, इसे एडवेंचर्स करना पसंद है, क्या तुम इसके साथ जिंदगी बिता सकोगे। लेकिन डुआन का कहना था कि टिंग बिल्कुल भी ऐसी नहीं। जिस टिंग को मैं जानता हूँ ये बहुत सारी हार्डशिप सहती है हर उस चीज के लिए जो इसे चाहिए। उधर छुट्टियों के दिनों में लिन और फैंग दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और पूरी तरह से अपने दिनों को जीना चाहते थे क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद लिन ने फ्रांस चले जाना था। अब जब उसके जाने का दिन आ जाता है तो फैंग उसे एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने के लिए आता है और मजे की बात है कि वैन भी वहीं पर ही आया हुआ था और उसी फ्लाइट से वो भी पेरिस जा रहा होता है। वो यहाँ पर आकर फैंग को काफी तंग करता है कि मैं लिन का अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन लिन जाते जाते वापस मुड़ती है और सबके सामने फैंग को हक करती है और उसे एक किस भी करती है। एक्चुअली ये उसकी तरफ से एक अनाउंसमेंट थी ताकि वैन को भी पता चल जाए कि वो दोनों एक कपल हैं। अब लिन पेरिस तो चली गई थी 1 साल के लिए, लेकिन वो सारा टाइम वो फैंग से बहुत जुड़ी रहती है। वो हमेशा फ़ोन पर बातें करते थे और वीडियो कॉल पर भी कनेक्टेड रहते थे। एक दफ़ा लिन के अपार्टमेंट में एक पाइप टूट जाता है तो वहाँ पर वैन उसकी हेल्प के लिए आता है, लेकिन इनफैक्ट उससे काम तो नहीं हुआ था। वो खुद भी भीग गया था, लिन को भी भिगा दिया था और ऊपर से प्लम्बर ने आकर सारा कुछ ठीक किया। लेकिन ये सारा कुछ वीडियो कॉल में जब फैंग देखता है तो वो बहुत इनसिक्योर फील करने लगता है। ऑल्दो उसे लिन पर पूरा भरोसा था, लेकिन कहीं ना कहीं जेलसी वाला फैक्टर था जो अभी भी काम कर रहा होता है। फैंग भी आजकल अपने प्रोजेक्ट में बहुत बिजी था क्योंकि उसे एक बड़ी कंपनी की तरफ से ऑफर आई थी और वो एक ऐप डेवलप कर रहा होता है। इसलिए वो लिन से भी इस बारे में कोई बात नहीं करता था ताकि वो भी परेशान ना हो और वो खुद भी डिस्ट्रैक्ट ना रहे। फिर एक दिन दिखाते हैं कि लिन जब अपने घर वापस आ रही होती है तो कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो उसे लूटने के साथ साथ उसके ऊपर अपना हाथ भी डाल रहे थे। और ये बात वैन देख लेता है जो उसे उसकी बर्थडे विश करने के लिए आ रहा था। वैन दौड़ता हुआ आता है और उन बॉयज से लिन को बचाता है। उसकी खातिर उसने बहुत मार खाई थी, इन दी एंड उन्होंने उसे स्टैब भी कर दिया था। अब वैन का बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है और लिन उसके पास ही बैठी रो रही होती है। वैन ताऊ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो बैठी रोती रहती है और फैंग को सारा कुछ कॉल करके बताती है।
इतने में डॉक्टर आता है और उससे कहता है कि थैंक्स गॉड उसकी जान बच गई है और उसे कोई इंटरनल ऑर्गन को इंजरी नहीं हुई। अब थोड़ी देर बाद वेन ताओ को होश आ जाता है। लिन लिन उससे कहती है कि तुम्हें मेरी खातिर अपनी जान को ऐसे खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वेन ताओ का कहना है कि ये सारा कुछ मेरे बस में नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमसे प्यार करना रोकना भी मेरे बस में नहीं है और जैसे तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम मुझसे प्यार कर सको। मैंने खुद को बहुत समझाया है, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। अब लिन लिन रोजाना हॉस्पिटल में जाया करती थी उसका ख्याल रखने के लिए और साथ में उसकी क्लासेस भी होती थी। वो बेचारी बहुत ज्यादा थक जाती थी। एक दो दिन ऐसे ही चलता है, फिर अचानक से उसके घर कोई आता है और वो कोई और नहीं बल्कि फैंग था। वो उसे देखते ही उसे हक कर लेती है और बहुत खुश होती है क्योंकि उसे इस टाइम पर किसी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। नेक्स्ट डे जब वो लंच लेकर जाती है तो वैन बहुत खुश था। कहता है कि तुमने खाना बनाना सीख लिया है, लेकिन एक्चुअली वो खाना उसने नहीं, फैंग ने बनाया था। और अब लिन अपनी क्लासेस में चली जाती है और फैंग उसका ख्याल रखने आता है। वैन को अभी भी उससे जेलसी खत्म नहीं हुई थी। वो उसे बहुत टॉन्ट करता है, उसके हाथ से खाना भी नहीं खाना चाहता था। इवन कि उसे ये भी शक था कि इसने किसी चीज़ में कोई पॉइजन ना मिला दिया हो। वो खुद भी उसे हर चीज खा कर दिखाता है, लेकिन फिर भी वैन को उस पर बिलीव नहीं था। इन द एंड फैंग लिन को बताता है कि मुझे वैन ताओ से कोई भी दुश्मनी नहीं, मेरा सारा ग्रूज उससे खत्म हो चुका है क्योंकि जैसे उसने मेरी लिन लिन की जान बचाई है तो उसका ये कर्ज मैं कभी भी नहीं उतार सकता। वैन तो उसे अपना केयर गिवर नहीं बनाना चाहता था। उसकी इतनी ज्यादा जिद करने पर फैंग उसके लिए एक केयर गिवर अरेंज करता है और वो जिस टाइप का स्ट्रिक्ट इंसान लग रहा था तो वैन को फौरन से मानना पड़ता है कि इसे छोड़, मैं तुम्हारे साथ ही खुश हूँ। अब थोड़े दिनों बाद दिखाते हैं कि वैन अपनी ट्रेनिंग पर वापस लौट जाता है और फैंग अभी भी लिन के साथ वहीं पर ही रह रहा था। उसने अपने प्रोफेसर से कहकर 1 महीने की छुट्टी ली हुई थी। वो लिन का बहुत ख्याल रखता था, उसके लिए कुकिंग भी करता था। लेकिन जब वो दिन आता है जब फैंग ने वापस लौटना था तो लिन बहुत सैड हो जाती है। इवन के उसे सी ऑफ करने के लिए उस एयरपोर्ट भी नहीं जाया जा रहा था। वो झूठ बोल देती है कि मैंने जल्दी क्लास पर जाना। अब जब वो अपनी क्लास में बैठी हुई होती है तो वहाँ पर एक स्पेशल मॉडल आता है और वो मॉडल बनने के लिए फैंग आया था। फैंग ने लिन लिन के प्रोफेसर को साथ मिलाया था और बताया था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और उसका मॉडल बनना चाहता हूँ। और फिर थोड़े ही दिनों बाद वो दोनों इकट्ठे वापस आ जाते हैं क्योंकि लिन लिन का कोर्स अब खत्म हो चुका था। लिन की फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड थी, उससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती कि पेरिस इतना रोमांटिक सिटी है, वहाँ पर तुम्हारे और फैंग के बीच क्या क्या कुछ हुआ। लेकिन लिन का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग ओवर थिंक कर रहे हो और अब मुझे काम पर फोकस करने दो क्योंकि मेरा कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लव लाइफ से भी। इतने में थोड़े ईयर से बाद कोविड-19 की पेंडेमिक आ जाती है और उन सारों को अपने अपने कैंपस में ही ठहरने का ऑर्डर हो जाता है और उन सारों ने अब अपने अपने कैंपस में ही ठहरना था और बाहर हॉस्टल से निकलना ही नहीं था। टिंग को एक्चुअली डुआन की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि वो तो अपने ग्रीन हाउस में था। वो उसको फूड सप्लाईज देने के लिए आती है और फिर उसको भी हॉस्टल वापस जाने की इजाजत नहीं होती। अब उसे भी डुआन के साथ उसी के ही रूम में रहना पड़ेगा जो कि ग्रीन हाउस के पीछे था। अब इतने दिनों से फैंग की और लिन की कोई मुलाकात भी नहीं हुई थी तो फैंग एक वॉलंटियर के तौर पर काम करने लगता है ताकि इसी बहाने वो फूड डिलीवरी करने लिन के हॉस्टल में जा सके। वो रोज रोज वहाँ पर आया करता था और लिन उसे देखकर खुश हो जाती थी, लेकिन उसके कपड़े ऐसे थे कि पूरी की पूरी टीम में से वो उसे पहचान नहीं पाती थी। लेकिन वो उसके लिए बिग हार्ट बनाता है तो वो डिस्टिंग्विश हो गया था। अब रोज रोज खाने के बाद वो उसको बालकनी में खड़े होकर आवाज दिया करती थी, लेकिन अब पूरी की पूरी टीम ने ही बिग हार्ट बनाना शुरू कर दिया था लिन के लिए। वो सारे लोग मिलकर उसे टीज करते थे ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को पहचान ना सके। वेल इन द एंड 2-4 महीनों के बाद जब उनका लॉकडाउन ओवर होता है तो इतने अरसे बाद अब मौका मिला था कि लिन जाकर फैंग से मिले। लेकिन जब वो बाहर जाने लगती है तो उसको फीवर था, इसकी वजह से उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अब वो 14 डेज आइसोलेशन में थी और उनका इंतजार लंबा ही लंबा होता जा रहा था। और फिर फाइनली वो दिन आ जाता है कि जब उनका इंतजार खत्म होता है और इतने महीनों बाद वो दोनों मिल रहे थे। अब उन लोगों का फाइनल ईयर भी खत्म होने वाला था। फिर पैंडेमिक खत्म हो जाती है और उनका फाइनल ईयर भी ओवर होने वाला था। आज के दिन जूली और साथ में लिन दोनों एक जगह इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं। जबकि फैंग को दिखाते हैं वो अपने लिए एक ऑफिस सेलेक्ट कर रहा था। उसने खुद की अपनी एक छोटी सी कंपनी खोली थी। लिन इंटरव्यू देने के लिए BQ कंपनी जा रही थी जो कि बहुत फेमस कंपनी थी। वहाँ पर उसे शियाओ भी नजर आता है, वही बार ऑनर जिसके पास वो फर्स्ट एपिसोड में अपने ग्लासेस के डिजाइन दिखाने गई थी। उसे यही लगा था कि ये भी BQ कंपनी का क्लाइंट होगा। वेल उसके बाद उसका इंटरव्यू हो जाता है और इंटरव्यू उसका अच्छा रहा था। अब इंटरव्यू के बाद बाहर बारिश हो रही होती है। शियाओ अपना छाता उसके ऊपर करता है और उसे कहता है जहाँ तक तुम चाहो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ।
अब थोड़ा आगे जाकर लिन लिन को लेने फैंग आ जाता है और शियाओ को देखते ही वो पहचान गया था कि आप वही बार ऑनर हो जिससे पहले साल लिन लिन मिलने के लिए गई थी। लेकिन बाद में वो लिन को काफी छेड़ता है कि लगता है कि ये स्टॉकर है, इसका उसी दिन तुम पर दिल आ गया होगा और अब 3-4 साल से तुम्हारा पीछा करके मौका तलाश कर रहा था। अब 1-2 दिनों बाद उनको पता चलता है कि लिन और जूली दोनों को उस कंपनी में सिलेक्ट कर लिया गया है, जबकि उधर फैंग का बिजनेस भी काफी अच्छा जा रहा था। फैंग ने अपनी कंपनी के लिए जो ऑफिस रेंट पर लिया था वो ऑफिस बिल्कुल BQ कंपनी के ऊपर था। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो लिन से ज्यादा क्लोज रह सके। के साथ साथ एक और सरप्राइज भी उसने लिन के लिए रेडी किया हुआ था। फैंग ने एक घर खरीदा था, वो जाकर वो लिन को दिखाता है जो कि उन दोनों के ऑफिस से काफी क्लोज था। अब स्टूडेंट लाइफ छोड़ उनकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होने वाली थी, जबकि उधर रूटिंग को दिखाते हैं उसे जॉब की या किसी इंटर्नशिप की कोई परवाह नहीं थी। उसके पास अपने डैड का बिजनेस था जो अब उसने टेक ओवर करना था, लेकिन इनफैक्ट वो ये सारा कुछ करते हुए काफी बोर हो रही होती है। वो घर जब लिन पास कर देती है तो फैंग उसे खरीद लेता है और उसके बाद वो दोनों मिलकर उस घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं जहाँ पर उन दोनों ने रहना था। उधर ऑफिस में लिन एक दिन एक प्रोजेक्ट प्रपोज करती है। उसके डिजाइन का आइडिया था कि वो एक स्मार्ट किस्म का ब्रेसलेट डिजाइन करने लगी थी, जो कि बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन वहाँ के डिजाइनर हेड को वो पसंद नहीं आता। इतने में शियाओ उस मीटिंग में आता है और कहता है मुझे ये प्रेजेंटेशन काफी अच्छी लगी है, और वो उस आइडिया को अप्रूव कर देता है। और ये वो लम्हा था जब लिन को पता चलता है कि शियाओ ये इनका कोई क्लाइंट नहीं बल्कि ये तो इस कंपनी का बॉस है। अब एक दिन लिन ओवर टाइम कर रही थी। फैंग उसके पास आता है तो वो हैरान था कि यहाँ पर क्लाइंट शियाओ क्यों पहुंचा हुआ है। यहाँ पर लिन उसे इशारे से बताती है कि ये क्लाइंट नहीं, ये तो मेरा बॉस है। यहाँ पर हमें ये भी दिखाते हैं कि शियाओ की पर्सनैलिटी काफी सीरियस टाइप की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नजरों में ये बात फील होती थी कि वो लिन को लाइक करता है और फैंग से काफी जेलस है। अब लिन की ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है। वो खड़ी अपने कैब का वेट कर रही होती है कि इतने में एक गाड़ी उसके पास रुकती है और एक सरप्राइज था। ये गाड़ी फैंग ने खरीदी थी लिन को ग्रेजुएशन पर सरप्राइज देने के लिए। वो हैरान थी कि तुम्हारी कंपनी कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं जा रही, लेकिन फैंग कहता है मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और इससे भी ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। अब लिन सेरेमनी में अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई होती है। अपने डिपार्टमेंट की तरफ से उसने जाकर स्टेज पर स्पीच भी करनी थी। वो यही स्पीच करती है और उसके बाद कंप्यूटर साइंस की तरफ से फैंग आता है। वो जब अपनी स्पीच दे रहा होता है तो इसी बीच उसने एक रोमांटिक सी शायरी भी की थी लिन को थैंक्स करने के लिए। लेकिन जब स्पॉटलाइट उस पर जाती है तो वो वहाँ पर बैठी ही नहीं हुई थी, बल्कि लिन वहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि उसके ब्रेसलेट वाले डिजाइन ने आज एक क्लाइंट से अप्रूव होना था और वो मीटिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट था। अब फैंग सैड तो जरूर होता है, लेकिन उसे आइडिया था कि लिन के लिए उसका कैरियर कितना इंपॉर्टेंट है। उधर हमें दिखाते हैं कि शियाओ जी हर टाइम पर लिन का पूरा साथ देता था। जब भी कोई क्लाइंट उसे न्यू डिजाइनर देखकर बुली करने की कोशिश करता था तो उसका बॉस उसके साथ फर्म स्टैंड लेकर खड़ा होता था। और फिर लिन के लिए एक सरप्राइज था। वहाँ पर वैन ताओ की एंट्री होती है और एक्चुअली वैन ताओ उसके इसी ब्रेसलेट के लिए ब्रांड एम्बेसडर चूज किया गया था। उधर बाकी फ्रेंड्स ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होती है उस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए। और इन द एंड रूटिंग डुआन के साथ उसके ग्रीन हाउस में चली जाती है। वहाँ पर डुआन ने उसके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ था और उसने सब कुछ अरेंज किया हुआ था। वो उसे आज प्रपोज करता है और ऑफ कोर्स टिंग उसे यस कह देती है। अब वो सारी फ्रेंड्स टिंग के लिए बहुत खुश होती हैं जब शाम को वो लोग वापस हॉस्टल में आते हैं। लिन भी वापस आ गई थी और फैंग ने उसे नीचे मिलने के लिए बुलाया था। वो जब नीचे आती है तो फैंग चाहता था कि वो दोबारा से ग्रेजुएशन वाला गाउन पहने और वो दोनों इकट्ठे ग्रेजुएशन की फोटोज बनाएं, क्योंकि ये मोमेंट लाइफ में सिर्फ एक दफा आना था। वो उसे मिस नहीं करना चाहता था। अब यहाँ पर वैन भी आ जाता है और इतने अरसे बाद वो फैंग से मिला था तो वैन उससे कहता है कि देखो मैं आज भी गेम में इन हूँ। लाइफ में बहुत कम चांसेस मिलते हैं, अगर तुमने एक भी चांस मिस किया तो मैं उस चांस को गेन करूंगा और उस पर छक्का मारने में देर नहीं लगाने वाला। और फिर उसके बाद वो सारे लोग मिलकर अपनी बहुत सारी फोटोज बनाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे वो लोग हॉस्टल छोड़ अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में शिफ्ट हो जाते हैं। जूली ने भी एक घर रेंट पर लिया था और उसके साथ फैंग के दोनों फ्रेंड्स थे जो कि उसके हाउसमेट होने वाले थे। उधर लिन के लिए आज फिर से एक इम्पोर्टेंट दिन था। उसके ब्रेसलेट के लिए आज शूटिंग होनी थी। फैंग उसे ड्रॉप करने के लिए जाता है तो यहाँ पर वैन रिक्वेस्ट करता है कि मैं चाहता हूँ आउटसाइडर्स को यहाँ से निकलवा दिया जाए, इस तरह से मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा। एक्चुअली उसका इशारा फैंग की तरफ था और उसकी ये बात शियाओ को भी काफी अच्छी लगती है, क्योंकि वो भी फैंग से जेलस होता था।
अब फैंग वहाँ से बाहर जाता उससे पहले ही काम करते करते लिन का पैर मुड़ जाता है और उसको देखने के लिए एक दो नहीं बल्कि तीन तीन बॉयज इकट्ठे हो गए थे। हर किसी को उसकी फिक्र थी, इवन कि शियाओ तो शूटिंग भी कैंसिल कराने को तैयार था, लेकिन लिन सबको रोक देती है कि ये माइनर सी इंजरी है, प्लीज इसे इशू ना बनाया जाए। अब जब शूट कंप्लीट हो जाता है तो फैंग लिन को उठाकर सोफे पर बिठाता है, मेडिसिन लगाता है और फिर उसे अपने साथ घर ले जाता है। वो उसका पूरा ख्याल रख रहा था। अब जब नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसको हायर करने के लिए एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है। ये उसके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट था। उसका नाम लेकर एक पहला क्लाइंट उसे ढूंढने के लिए आया था। वो जब जाकर उससे मिलती है तो वो कोई और नहीं बल्कि फैंग था, जो कि अपनी कंपनी के लिए उससे कुछ इंडस्ट्रियल डिजाइन बनवाना चाह चुका होता है। वो क्लाइंट बनता है और उससे अपने ऑफिस की डिजाइनिंग कराना चाहता था। वो उसे एक ऑफिशियल लंच मीटिंग पर लेकर जाता है और वो दोनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बड़े अच्छे से एंजॉय करते हैं। जबकि उधर टिंग ने भी डॉन के लिए एक सरप्राइज रेडी किया हुआ था। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने साथ लेकर जाती है और कहती है कि तुमने एक दिन मुझे सरप्राइज किया था, अब मैं तुम्हें करना चाहती हूँ। उसने उन दोनों के लिए एक अपार्टमेंट को सजाया हुआ था। वो वहाँ पर बहुत सुंदर लग रही होती है। डॉन पहले जितना इंट्रोवर्ट और रोमांस के मामले में शाय हुआ करता था, अब टिंग ने उसे बहुत कुछ सिखाया हुआ था और वो काफी एक्सप्रेसिव हो जाता है। जबकि उधर नेक्स्ट डे जब लिन ऑफिस में आती है तो उसे एक बात पता चलती है कि वेन ताओ ने उन्हीं की एजेंसी के साथ एक परमानेंट मॉडल बनने का भी फैसला किया है। ये बात सुनकर वो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके टेनिस कैरियर के लिए भी बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि इस तरह से उसे ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिलेगा। अब लिन को उसकी इतनी फिक्र हो रही थी कि वो वेन ताओ से मिलने के लिए चली जाती है और उसे ये सारा कुछ समझाने की कोशिश करती है। जबकि उधर फैंग ने लिन को सरप्राइज देने के लिए एक बिजनेस मीटिंग पर एक एक्वेरियम में बुलाया, क्योंकि उसके ऑफिस का स्टाइल भी कुछ इसी तरह का होने वाला था, लेकिन असल में वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। तो अब बॉस शियाओ लिन को बताता ही नहीं बल्कि उसकी जगह खुद ऑफिशियल मीटिंग अटेंड करने पहुंच जाता है। अब फैंग का सारा प्लान रुइन हो गया था, क्योंकि वहाँ पर कुछ डाइवर्स आते हैं और उन्होंने विल यू मैरी मी का बैनर उठाया हुआ था। ये सरप्राइज तो लिन के लिए था, लेकिन शियाओ ये देखकर फैंग से कहता है कि तुम उसका कैरियर तबाह कर दोगे ऐसी हरकतें करके। अभी तो उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की है, अगर उसने जल्दी शादी कर ली तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उधर लिन जब ऑफिस में आती है तो उसे जूली के थ्रू ये सारा कुछ पता चल जाता है, क्योंकि जूली को बाकी फ्रेंड्स ने बताया था कि फैंग आज उसको प्रपोज करने वाला है शादी के लिए। अब लिन को लगता था कि इसका पिछला सरप्राइज तो बेकार गया है, तो अब ये किसी न किसी शक्ल में मुझे जरूर प्रपोज करेगा, लेकिन उसे कहीं भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा था। वो उसे डिनर पर भी लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पे भी उसने कोई टेबल बुक नहीं कराई हुई थी। एक्चुअली फैंग ने अपने फ्रेंड से कहकर अपना घर डेकोरेट कराया था और उसका इरादा था कि वो वापस फ्लैट पर पहुंचकर से प्रपोज करेगा। लेकिन जैसे ही वो लोग घर वापस पहुंचते हैं तो आगे दोनों की मम्मीज बैठी हुई होती हैं और घर में कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था। एक्चुअली उनके फ्रेंड्स जब सारा कुछ डेकोरेट करके निकले थे तो एक मम्मी उस सारी डेकोरेशन के ऊपर से फिसल गई थी और उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। लगता था कि यहाँ पर सिर्फ ट्रैश ही पड़ा है और उन्होंने पूरा अपार्टमेंट साफ करके चमका दिया था। अब जब मम्मीज दोनों सो जाती हैं तो लिन को फैंग बाहर बुलाता है और एक्चुअली उसने एक और सरप्राइज उसके लिए रेडी किया हुआ था। वो उसी के सिंबल्स को फॉलो करती हुई आगे बढ़ती है तो देखती है एक जगह वो उसे प्रपोज करने के लिए रेडी खड़ा है। अब फाइनली उनका प्रपोजल बहुत अच्छा गया था और लिन फौरन से शादी के लिए भी मान जाती है। अब उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं और फिर अपनी अपनी मम्मी के पास सोने की बजाय काउच पे इकट्ठे बड़े मज़े से कोज़ी स्टाइल में लेटकर सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे उनकी मम्मीज उनको मिले बगैर डिस्टर्ब किए बगैर वहाँ से बाहर चली जाती हैं। आज उन्होंने वापस जाना था, लेकिन एक मम्मी का वहाँ पे कार्ड रह गया था और वही उठाने के लिए जब वापस आती हैं तो देखती हैं फैंग ने तो अपनी शर्ट ही उतारी हुई है। उनको लगता है कि ये किसी और ही गांव में मसरूफ थे। वो अपने फेस पे हाथ रख के बस वहाँ पर कार्ड तलाश करती रहती है और इन दी एंड वो उनके ही सोफे पर मिलता है जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। अब जब लिन ऑफिस में जाती है तो वो बहुत खुश थी, अपनी सारी फ्रेंड से वही बात शेयर करती है और जूली से एक गलती हो जाती है। वो उसे कांग्रेच का मैसेज करने की बजाय गलती से उसकी एंगेजमेंट का मैसेज ऑफिस के ग्रुप चैट में कर देती है। अब सारे ऑफिस को ये बात पता चल गई थी कि लिन जल्द ही अपने फियांसे से शादी करने वाली है। अब शियाओ को भी ये पता चल जाता है। लिन उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैंने आज शाम को कुछ फ्रेंड्स को पार्टी देने के लिए कहा है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ही हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली उसने वेन ताओ को नहीं बुलाया था, लेकिन कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू उसको भी पता चल गया था। लिन को लगता था कि वो काफ़ी हर्ट होगा और वाकई ऐसा ही था। जब उसे ये न्यूज़ पता चली तो वो बहुत सैड हो जाता है। अब शाम को उनके घर पर पार्टी होती है और वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और इसी पार्टी के बीच वांग जी की मुलाकात शियाओ जी से हो जाती है
और उनको देखकर ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वांग जी को भी अब अपना लव लाइफ में मिल ही जाएगा। यहाँ पर अनइनवाइटेड वैन भी पहुंच चुका था, जिसे देखकर सारे हैरान थे। और वैन ने लिन के लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी रखा हुआ था। वो उसकी ही बनाई हुई एक पेंटिंग उसको लाकर गिफ्ट करता है, जो उसके लिए बहुत स्पेशल थी क्योंकि ये उसने फ्रांस में अपने मास्टर प्रोजेक्ट में बनाई थी। अब वैन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और जाते जाते वो फैंग से वादा लेता है कि तुम इस लड़की का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे, वरना मैं इसे तुमसे आकर छीन लूंगा। अब जब सारे लोग चले जाते हैं तो ये टाइम था जब फैंग और लिन ने पहली दफ़ा अपना क्वालिटी टाइम इकट्ठे स्पेंड करना था। लेकिन आज फिर उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बाहर से वैन के चिल्लाने की और शोर मचाने की आवाज़ें आती हैं तो पता चलता है कि वो ड्रंक होकर बाहर ही बैठा हुआ है। अब वो लोग जाते हैं और उसे उठाकर अंदर लेकर आते हैं। अब लिन को अलग और फैंग को वैन के साथ उसके कमरे में सोना पड़ता है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग ही वैन लिन से मिले बगैर फैंग को ही अलविदा कहता हुआ उनकी लाइफ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि फैंग लिन का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसे इमरजेंसी एक बिजनेस मीटिंग पर एक दूसरे शहर में जाना पड़ता है। वो फ्लाइट पकड़ती है। जब वहाँ जाती है तो उसकी कंपनी ने जो उसके लिए कमरा अरेंज किया था उसे बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था। लेकिन सरप्राइज ये था कि ये फैंग की तरफ से उसके लिए एक सरप्राइज था। और अब फाइनली इतने सालों बाद वो दोनों इकट्ठे एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। थोड़े दिनों बाद फैंग लिन से कहता है कि मेरी एक कज़न है छोटी सी, उसको बाबी वेडिंग ड्रेसेस बहुत पसंद है, क्या तुम मेरे साथ जाकर एक दिन कोई ड्रेस अच्छा सा चूज करोगी उसके लिए। तो अब लिन उसके साथ शॉपिंग पर जाती है और एक ड्रेस चूज कर लेती है। लेकिन एक्चुअली फैंग का इरादा कुछ और लग रहा था। शायद वो लिन को ही ये सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही लिन को फैंग पर शक होने लगता है। वो ऑफिस से लेट वापस आता था और जब आया था एक दिन तो उसके कोट पर एक पर्पल कलर का लंबा सा बाल भी था। वो जाकर उसके सारी रसीद वगैरह की तलाशी लेती है और इन दी एंड उसे एक दफा तो तसल्ली हो गई थी कि जैसे मैं सिर्फ वहम कर रही हूँ। लेकिन उधर रूटिंग वो आती है आज लिन से मिलने के लिए और उसे बताती है कि मैंने काफ़ी दिनों से देखा है डुआन मेरे साथ चीट कर रहा है। वो मुझे झूठ बोलता है और खुद अपनी नर्सरी पर होता ही नहीं बल्कि कहीं और चला जाता है। उससे भी उसकी रसीद के थ्रू एक बात पता चली थी कि वो अक्सर एक कैफ़े पर जाता है। आज वो दोनों उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए उसी कैफ़े पर पहुंची हुई होती हैं। टिंग एक दफ़ा फिर डुआन को मैसेज करती है तो वो कहता है मैं ग्रीन हाउस में हूँ, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसे आकर डुआन मिलता है और तो और वो बड़े रोमांटिक स्टाइल में उस लड़की को गिरने से भी बचाता है। अब तो टिंग को बहुत गुस्सा आ गया था और उसे लगा था कि ये मेरे साथ चीट कर रहा है। अब डुआन चला जाता है और वो दोनों गर्ल्स जाकर उस लड़की पर हमला करने वाली ही थी कि एक और सरप्राइज था। थोड़ी देर बाद फैंग आता है और उस लड़की को वैसे ही मिलने लगता है जैसे डुआन मिला था। अब लिन को याद आता है कि मैंने भी तो कोट पर एक पर्पल हेयर देखा था, इसका मतलब है कि ये लड़की हम दोनों के बॉयफ्रेंड्स को हमसे चुरा रही है। अब वो दोनों गर्ल्स टैक्सी में बैठकर उनकी गाड़ी का पीछा करने लगती हैं, जिस गाड़ी में फैंग उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। लेकिन रास्ते में टैक्सी वाले अंकल चीटिंग से रिलेटेड उनको बड़ा बड़ा भाषण देते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ कभी भी सिंसियर नहीं हो सकता अगर उसने एक दफ़ा चीट किया तो। ये सुनकर टिंग उसी अंकल पर हमला कर देती है और इन दी एंड वो पुलिस स्टेशन पहुंची हुई होती है क्योंकि टैक्सी वाले अंकल का उन्होंने बुरा हाल कर दिया था। अब वो ये अनाउंसमेंट जाकर अपनी बाकी दोनों फ्रेंड्स को भी बताती हैं। और जूली को तो इतना गुस्सा आया था कि उसने फैसला किया था कि अब वो जहाँ भी उसे नजर आए तो वो उस लड़की की ठुकाई लगा कर रख देगी और अपनी फ्रेंड्स का पूरा बदला लेगी। अब एक दिन लिन और रूटिंग दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड्स का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचती हैं और जूली को भी वहां पर मैसेज करके बुला लेती हैं। लेकिन जब अंदर पहुंची थी तो उनके लिए एक सरप्राइज था। एक्चुअली वो लड़की एक वेडिंग प्लानर थी और वो दोनों चोरी चोरी उनको सरप्राइज देने के लिए उनके ड्रेसेस और अपने ड्रेसेस डिजाइन उससे करा रहे थे। अब यहाँ पर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और वो दोनों गर्ल्स जाकर अपना अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करने लगती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बाहर शोर मच गया था और जब वो बाहर आकर देखती हैं तो जूली ने उसी वेडिंग प्लानर की बैंड बजाई हुई थी और मार मार के इसका बुरा हाल किया हुआ था। अब वो सारी गर्ल्स काफी शर्मिंदा होती हैं और उन्हें सबसे माफी मांगनी पड़ती है। अब आहिस्ता आहिस्ता शादी की तैयारियां चल रही थी और वो लोग अपने होम टाउन जाते हैं जहाँ पर फाइनली उनका वेडिंग डे आ गया था। वांग जी आज अपने हाथ में एक बड़ी सी रिंग पहन कर आई थी जो एक्चुअली शियाओ ने उसे प्रपोज करते हुए दी थी। अब सिर्फ और सिर्फ एक जूली ही अकेली रह गई थी। उसके तीनों फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एंगेज थी और एक की तो शादी हो रही थी।
वो सैड सी होकर स्टेज के साइड पर बैठी हुई होती है कि इतने में फैंग का एक फ्रेंड उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं बहुत अरसे से तुम्हें लाइक करता हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी तुम्हें प्रपोज करने की। अब जूली तो पहले ही इतने अरसे की तरसी हुई थी, उसे फौरन से यस कर देती है। लेकिन वो लोग स्पॉटलाइट में आ गए थे और सारे गेस्ट्स के सामने उन्हें काफी एम्बेरसमेंट होती है, जिसके बाद बाकी फ्रेंड्स जूली पर काफी गुस्सा निकालती हैं। अब लिन बहुत ज्यादा थक चुकी थी अपनी वेडिंग को अटेंड कर करके। ये उसके लिए एक टायरिंग डे था और उसके बाद उसकी फ्रेंड्स उसे एक मौका देती हैं, खुद स्टेज पर जाती हैं गेस्ट्स को एंटरटेन करने के लिए, और वो दोनों फैंग और लिन एक पतली गली से बाहर निकल जाते हैं अपना वेडिंग डे इकट्ठे एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। अब हमें थोड़े अरसे बाद दिखाते हैं वैन वैसे तो उनकी लाइफ से आउट हो गया था, लेकिन अभी भी वो कभी कभी लिन के डैड के साथ फिशिंग पर जाया करता था। उन दोनों की आपस में दोस्ती थी। वहीं पर ही उसे एक बात पता चलती है और वो ये थी कि लिन अब प्रेग्नेंट है। वो सामने तो उनको कंग्रेट्स करता है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उसके कोई ना कोई फीलिंग्स अभी भी रह गई थी। वो बहुत कोशिश करता है और लगता है कि अब तो फाइनली वो लिन से मूव ऑन कर ही जाएगा। और इसी विश के साथ ही ये ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।